नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक्चुअली हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमारी बीकॉम सेमेस्टर सेकंड का जो ईएफएम सब्जेक्ट है। नाम है इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। उसकी यूनिट सेकंड को हम इस क्लास में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और यूनिट सेकंड का जो सिलेबस है, यूनिवर्सल एंड इनोवेटिव बैंकिंग, इसमें हम देखेंगे चैनल्स ऑफ बैंकिंग देखेंगे, जिसमें हम जो एटीएम वगैरह है और उनको देखेंगे, और साथ ही में फंड ट्रांसफर करने के मेथड्स को यहाँ पे देखेंगे। और फिर साथ ही में हम बात करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की और क्रॉसिंग ऑफ चेक्स की हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब तक आपने यदि फर्स्ट यूनिट नहीं देखी है तो ये आपके लिए रिकैप है कि आप जाइए फर्स्ट यूनिट ज़रूर देखिए। और हाँ, जो बीकॉम है उसकी जितने भी मेजर पेपर है उन सब की यूनिट वाइज़ हम यहाँ पे क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वन शॉट बनाओ, वन शॉट मेजर पेपर की छोटी-सी क्लास पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अपने आप में एक-एक टॉपिक मोर देन 1 आवर्स का इसका बनता है। तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि यूनिट को समराइज़ कर सकें आपके लिए। तो चलिए सॉरी, सेकंड यूनिट को हम यहाँ पे लेके चलते हैं। टॉपिक है सेकंड यूनिट का यूनिवर्सल एंड इनोवेटिव बैंकिंग, यानी कि सार्वभौमिक एवं नवाचारी बैंक। मीनिंग, सिग्निफिकेंस और फीचर्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो, सार्वभौमिक यानी कि जो सब जगह से क्या की जा सके, एक्सेस की जा सके। एक वर्ड तो, एक अर्थ तो इसका ये निकाल सकते हैं। और एक ये है, यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब होता है एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाए। और नवाचारी यानी कि इनोवेटिव, जहाँ पे बार नए-नए इनोवेशंस होते हो, वह क्या होता है, इनोवेटिव बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में नए-नए टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ होना इनोवेटिव बैंकिंग कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग की। Universal banking is a system in which a single financial institution provide a wide range of banking and financial services under one roof। यानी कि सार्वभौमिक बैंकिंग प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें एक ही वित्तीय संस्था विभिन्न प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं एक ही स्थान पे क्या करती हो, प्रदान करती हो। यानी कि जैसे आपका बैंक है, आपका जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, वह बैंक आपको बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ अदर फैसिलिटीज भी क्या करता हो, प्रोवाइड करवाता हो। तो हम इसको कहेंगे यूनिवर्सल बैंकिंग। It integrates commercial banking like deposits and loans, and with investment banking like underwriting, capital market services, insurance, mutual funds and other financial activities। यानी कि जनरली जो बैंक का काम क्या है, वो डिपॉजिट लेना और उधार देना ये काम है। लेकिन यदि कोई वाणिज्यिक बैंक इनके साथ साथ निवेश बैंकिंग, जिसमें अंडरराइटिंग यानी अभिगोपन का काम करता हो, पूंजी बाजार की सेवाएं देता हो, बीमा, म्यूचुअल फंड और अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज को भी वह इन्वॉल्व करता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल बैंकिंग कहते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड कॉन्फ्रेंसिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस एंड रिड्यूस द नीड फॉर मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और इस यूनिवर्सल बैंकिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि व्यापक वित्तीय सेवाएं प्रदान करें और अनेक संस्थानों की आवश्यकताओं को क्या किया जाए, कम किया जाए। यानी कि म्यूचुअल फंड के लिए अलग इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस के लिए अलग, और अदर कैपिटल मार्केट के लिए अलग हो गया, अंडरराइटिंग के लिए अलग हो गया। तो ये अलग-अलग इंस्टीट्यूशन है, इनकी बजाय एक ही इंस्टीट्यूशन ये सारे काम कर ले, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। बात करते हैं इनोवेटिव बैंकिंग यानी कि नवाचार बैंकिंग। इनोवेटिव बैंकिंग refers to the introduction and application of new ideas, technologies and methods in banking to improve efficiency, speed, एक्सेसिबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी कि इनोवेटिव बैंकिंग या नवाचारी बैंकिंग का अर्थ हुआ कि बैंकिंग में नई तकनीकों, विचारों और तरीकों का यूज करना, जिससे बैंकों की कार्यक्षमता बढ़े, गति यानी कि ट्रांजैक्शन में, या फिर बैंकिंग फंक्शंस की स्पीड हो, पहुंच हो यानी कि वाइड इसकी रेंज हो, और सबसे अच्छी बात, ग्राहक की संतुष्टि का क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। आगे बात करें, इट इंक्लूड्स डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज सच एज इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम सर्विसेज, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सिस्टम्स एंड फिनटेक इनोवेशंस। यानी कि इसमें हम बात करें कि इसमें इंटरनेट बैंकिंग यानी नेट बैंकिंग जिसको हम कहते हैं, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम सेवाएं, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने की सुविधाएं और फिनटेक जैसे नवाचार क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रैक्टिसेस। यानी कि यह पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण को क्या करता है, दर्शाता है। यानी कि जो पहले पारंपरिक जो बैंकिंग है उसमें क्या होता था, हाँ, कस्टमर बैंक की ऑफलाइन ब्रांच को विजिट करता है, और वही जो टाइम होता है 10 से 4 का, यानी कि बैंकिंग का जो वर्किंग आवर्स होता है उसी के बिटवीन क्या होते थे, काम होते थे। तो इस ट्रेडिशनल बैंकिंग को छोड़कर मॉडर्नाइजेशन होना, नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज में लेना और नए नए विचारों को इंट्रोड्यूस करना, वो कहा जाता है आपका नवाचारी बैंकिंग या इनोवेटिव बैंकिंग।
यूनिवर्सल बैंकिंग को समझ लेते हैं यहाँ पे। वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन कैसे होता है, जहाँ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम होता हो, इंश्योरेंस सर्विसेज का काम होता हो, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हो, कमर्शियल बैंकिंग जैसे डिपॉजिट होना, उधार देना, और कैपिटल मार्केटिंग, अंडरराइटिंग, ये तो दोनों एक जैसे हो गया, ठीक है। म्यूचुअल फंड जैसे ये सारे काम करना, यानी जहाँ पे कॉन्फ्रेंसिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन मिलता हो और मल्टीपल इंस्टीट्यूशन की नीड को कम करता हो, दैट इज यूनिवर्सल बैंकिंग, यानी कि सार्वभौमिक बैंकिंग। सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं। यूनिवर्सल बैंकिंग और इनोवेटिव बैंकिंग के क्या महत्व है। पहला है वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन, यानी कि सारी चीज़ों का एक ही जगह आपको क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है, यानी कि आपको अलग-अलग जगह पे विजिट करने की नीड नहीं पड़ती। यूनिवर्सल बैंकिंग प्रोवाइड्स ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट वन प्लेस व्हिच सेव्स टाइम एंड एफर्ट फॉर कस्टमर्स एंड इंक्रीजेज एफिशिएंसी, यानी सार्वभौमिक बैंकिंग एक ही स्थान पर सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती है, जिससे ग्राहकों का समय और श्रम बचता है और कार्यक्षमता बढ़ती है। इसको हम सीधी भाषा में समझे तो ऐसे समझो, जैसे शॉपिंग मॉल होते हैं, जैसे मान लो आप रिलायंस में गए या फिर कोई डीमार्ट वगैरह में गए, तो वहाँ पे एक ही जगह आपको राशन भी मिल जाता है, कपड़ा भी मिल जाता है, कोई हार्डवेयर का सामान है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई अदर स्पोर्ट्स का सामान है, यानी कि एक जगह एक ही मॉल में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। तो आपको मार्केट में अलग-अलग जगह घूमने की नीड नहीं पड़ती कि कपड़े यहाँ से लेने हैं, राशन का सामान वहाँ से लेना है, यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो ठीक उसी हिसाब से फाइनेंशियल सर्विसेज भी होती है कि इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड काम हो गए, अंडरराइटिंग से रिलेटेड हो गए, बैंकिंग काम हो गए। तो ये अलग-अलग प्रोडक्ट या अलग-अलग सर्विसेज जब एक ही इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाता है, तो उसे यूनिवर्सल बैंकिंग कहते हैं, और नए तरीकों से करवाता है, दैट इज़ इनोवेटिव बैंकिंग। इसलिए हम इसको कहते हैं वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन। इससे क्या होता है, ग्राहकों की तो सैटिस्फैक्शन बढ़ती है, साथ में बैंकिंग का भी जो लोड है या यूँ कहें जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। नेक्स्ट है बेटर कस्टमर सर्विस एंड सैटिस्फैक्शन, जो अभी हमने बात करी कि कस्टमर सर्विस का तो बेटरमेंट होता ही है, साथ ही में ग्राहक संतुष्टि का भी सुधार होता है। इनोवेटिव बैंकिंग एनहांसेस कस्टमर experience by providing fast, reliable, and user-friendly services such as online transaction and mobile apps। यानी कि नवाचारी बैंकिंग तेज, विश्वसनीय और उपयोगकर्ता यानी कि जो अकाउंट होल्डर होते हैं, यूजर होते हैं, उनके अनुकूल सेवाएं जैसे ऑनलाइन लेन-देन करना, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो ग्राहक है उसके अनुभव को क्या करता है, बेहतर बनाता है। आज जैसे मान लो आज आप ही हो, आप कोई दुकान पे जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, तो ऐसा नहीं है जेब में पैसे लेके जाए, मोबाइल लेके चले गए, क्यूआर कोड को आपने स्कैन किया और क्या किया, पेमेंट कर दिया। तो ये आपकी सैटिस्फैक्शन को तो दर्शाता है कि ग्राहक खुश है, उस बैंकिंग से, उस हैबिट से खुश है। तो एक तो वो चीज़ होगी, प्लस अब 24/7 आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल है। पहले क्या होता था कि शनिवार को बैंक बंद रहेगा, रविवार को बंद रहेगा, 10 से 4 ही आप बैंकिंग काम कर सकते हो, इन बिटवीन ही आपको सब कुछ करना है। तो आप यदि जॉब में हो तो जॉब छोड़कर आपको बैंक की तरफ जाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं स्ट्रगल ज़्यादा थे। अब इनोवेटिव और यूनिवर्सल बैंकिंग क्या करती है, इस सैटिस्फैक्शन को बढ़ाती है, साथ ही में कस्टमर की जो सर्विस है उसका बेटरमेंट करती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन एंड एफिशिएंसी, यानी कि बचत तो करती है, यानी कि लागत घटाती है। लागत देखो दोनों की घटती है, कस्टमर की भी घटती है, कस्टमर को बैंक विजिट नहीं करना पड़ता, ठीक है, और बैंकों को भी बहुत बड़ा इतना स्पेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि जहाँ पे लाइनें लग रही है, वो चीज़ भी होगी। प्लस जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वह भी कम होती है, और जब कॉस्ट कम होती है तो एफिशिएंसी बढ़ती है। By integrating various services and using technology, banks can reduce operational cost and improve productivity। विभिन्न सेवाओं के एकीकरण और तकनीक के उपयोग से बैंक संचालन लागत को कम करता है और साथ ही में उत्पादकता अपनी बढ़ाता है। तो ये भी इसका बेनिफिट हो गया। फिर है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि जोखिम का विविधीकरण होना या जोखिम का क्या होना, विभाजन हो जाना। यानी कि बैंक अगर जैसे मान लो बैंकिंग काम ही करता हो, कल को बैंकिंग काम में फेल हो जाए, ठीक है, तो बैंक तो लॉस में चला जाएगा। पहली बात, जो बैंक का कई तरीके की जो रिस्क होती है, अलग अलग सेक्टर में हाथ पैर रखने की वजह से पोर्टफोलियो उसका मजबूत होता है। तो रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाती है। यूनिवर्सल बैंकिंग स्प्रेड्स रिस्क अक्रॉस डिफरेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज सच एज लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन ए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि जो सार्वभौमिक बैंकिंग है वो विभिन्न वित्तीय गतिविधियों जैसे ऋण देना, निवेश करना, जो कि बीमा में आदि में जोखिमों को क्या करता है, विभाजित करता है, जिससे बैंकों को एक ही आय स्रोत पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो उनकी रिस्क का क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। फिर आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको स्टार मार्क लगाओ, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन? हिंदी में कहे तो वित्तीय समावेशन। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों वित्तीय समावेशन। क्या होता है वित्तीय समावेशन? देखो, समाज के हर एक तबके के हर एक व्यक्ति तक, यानी कि समाज के हर एक हिस्से तक
जब फाइनेंशियल सर्विसेज पहुँचती हो और इस समाज के इस हिस्से को भी इस फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से जोड़ दिया जाए, तो इसे कहते हैं वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि सबको इंक्लूड करना। समाज के हर एस्पेक्ट को, हर एक तबके को, चाहे वो रूरल एरिया में हो, चाहे वो अर्बन एरिया में हो, चाहे वो पढ़ा-लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे डेवलप हो, हर एक व्यक्ति को या हर एक हिस्से को फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ना, उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करवाना फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। इनोवेटिव बैंकिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू अनबैंक्ड एंड अंडरबैंक्ड सेक्शंस, स्पेशली इन रूरल एंड रिमोट एरियाज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। यानी नवाचारी बैंकिंग डिजिटल माध्यमों के जरिए बैंकिंग सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है जो कि अब तक बैंकिंग सेवाओं से क्या रहा है, वंचित रहा है। विशेष तौर पे गांव के ग्रामीण इलाके और जो दूरस्थ आंचलिक क्षेत्र है, वहां तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना ये नवाचारी बैंकिंग या इनोवेटिव बैंकिंग करता है। दैट्स वाई ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करता है। फिर इन सब का जो मेन काम होता है दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास। मैंने अभी कहा या अपने पिछली क्लास में कहा कि जैसे हमारे जीने के लिए क्या ज़रूरत है? ब्लड ज़रूरत है, और ब्लड किन में बसता है, सॉरी, बहता है, नसों में बहता है या पल्सेस में, वेन्स में बहता है। ठीक ठीक इसी हिसाब से इकोनॉमी का जो ब्लड होता है दैट इज़ मनी, या यूँ कहे पैसा होता है। और पैसा जिनके ज़रिए बहता है, यानी कि जो नसें होती है, वो क्या होती है? बैंकिंग सेक्टर ही होता है। तो जब अगर अपनी बॉडी में ब्लड का फ्लो सही होता है, सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो बॉडी हेल्दी रहती है और हमारा ग्रोथ सही होता है। ठीक उसी हिसाब से इकोनॉमी में जब इनका सर्कुलेशन सही होता है, तो इकोनॉमी का ओवरऑल डेवलपमेंट सही होता है। बोथ सिस्टम्स कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रमोटिंग सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दोनों ही प्रणाली कौन सी? यूनिवर्सल बैंकिंग एंड इनोवेटिव बैंकिंग बचत को, निवेश को, पूंजी निर्माण को और संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास में अपना-अपना योगदान देती है। यानी हम ये कह सकते हैं दोनों ही मेथड आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग। सार्वभौमिक बैंकिंग की विशेषताएँ क्या है? इसमें क्या होता है? पहला है वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, यानी कि इसमें सेवाओं की बहुत बड़ी रेंज या इसमें बहुत सारी सेवाएँ इंक्लूड होती हैं। इट प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। यानी ये एक ही संस्था के अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, निवेश और वित्तीय सलाह सेवाएं प्रदान करता है। इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कई फाइनेंशियल सर्विसेज का आपस में क्या होता है? जुड़ाव होता है, एकीकरण रहता है। इट कंबाइंस डिफरेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज इनटू अ सिंगल सिस्टम, यानी कि विभिन्न वित्तीय गतिविधियों को एक ही प्रणाली में एकीकृत करने का काम करती है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, यानी कि ग्राहक आधारित इसका दृष्टिकोण होता है, यानी कि ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के काम करते हैं। इट फोकसेस ऑन फुलफिलमेंट ऑफ ऑल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ कस्टमर्स, यानी कि ग्राहकों की सभी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने पर ये ध्यान देता है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, यानी कि जब हमारा लार्ज स्केल पे जब प्रोडक्शन होता है, तो हमारी पर यूनिट जो कॉस्ट होती है वह क्या होती है? रिड्यूस होती है। ठीक इस हिसाब से बैंकिंग में क्या है? बैंकिंग कई जगह हाथ-वाथ अपना रखता है, कई सेक्टर से पैसा कमाता है या कई सेक्टर की सेवाएँ प्रदान करता है, तो स्केल उसका क्या होता है? लार्ज होता है। और जब लार्ज स्केल होता है, तो जो पर यूनिट कॉस्ट आती है, या यूँ कहें पर यूनिट जो सर्विस कॉस्ट होती है वह क्या होती है? कम होती है। तो इससे हमें क्या बोलते हैं? मितव्ययता मिलती है। तो लार्ज स्केल ऑपरेशंस रिड्यूस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस, यानी कि बड़े पैमाने कार्य करने की जो प्रति सेवा लागत है वो क्या करता है? कम करता है। फिर नेक्स्ट है डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्सेज, यानी कि बैंकों का जो आय के स्रोत है इनको ये डाइवर्सिफाई करता है, यानी कि बहुत सारे इसमें आय के स्रोत ऐड करता है। अर्न्स इनकम फ्रॉम मल्टीपल एक्टिविटीज लाइक लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फीस, यानी कि ऋण, निवेश और शुल्क जैसी विभिन्न गतिविधियों से ये आय प्राप्त करने में क्या करता है? बैंकों को मदद करता है। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं इनोवेटिव बैंकिंग की विशेषताओं की। अभी हमने जाना यूनिवर्सल बैंकिंग की फीचर्स, अब बात करेंगे नवाचारी बैंकिंग की विशेषताएं। पहला, क्योंकि नवाचार का मतलब होता है नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज में लेना, नए नए मेथड्स को यूज में लेना, ताकि बैंकिंग जो एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा बेटर हो सके। तो पहला ही आ गया यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीक का उपयोग करना। इट यूटिलाइजेज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट एंड मोबाइल एप्लीकेशंस, यानी कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंटरनेट और मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करता है। 24/7 अवेलेबिलिटी, यानी कि हर समय सातों दिन 24 घंटे ये अवेलेबल होता है। ऑफलाइन बैंकिंग में हमें बैंकिंग आवर्स का वेट करना पड़ता है, बैंकिंग विजिट का ध्यान रखना पड़ता है, हॉलीडे वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। बट इनोवेटिव बैंकिंग एनी टाइम, एनीवेयर,
अवेलेबल है। बैंकिंग सर्विसेज आर अवेलेबल एनी टाइम विदाउट विजिटिंग ए ब्रांच, यानी कि बैंकिंग सेवाएँ बिना शाखा में जाए किसी भी समय आपके लिए उपलब्ध रहती है। स्पीड एंड एफिशिएंसी, यानी कि ऑन द स्पॉट काम हो जाते हैं, तुरंत काम हो जाते हैं, जैसे आप फंड ट्रांसफर करते हो एटसेट्रा। फास्ट ट्रांज़ैक्शंस लाइक नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस और इसके अलावा यूपीआई इसमें आप ऐड कर लो। कैश विथड्रॉवल आप इसमें डाल सकते हो, यानी कि ये सारी सुविधाएँ तेज़ गति से लेन-देन को क्या बनाती है, संभव बनाती है। फिर है पेपरलेस बैंकिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि इको फ्रेंडली की तरफ हमें लेके जाता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पहलू बनता है। इट रिड्यूसेस पेपर वर्क थ्रू डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डिजिटल दस्तावेज़ों के माध्यम से ये कागज़ी कार्रवाई को क्या करता है, कम। आज जैसे मान लो आपको 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो आपके इसमें 50 पेज हो गए स्टेटमेंट के। लेकिन एक पीडीएफ में आपके पास वो सारी चीज़ आ जाती है और पीडीएफ आपकी वैलिड होती है, ई-सिग्नेचर होते हैं इसमें, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, तो कहीं न कहीं हमने पेपर बचाए हैं। तो ये हमारे इको फ्रेंडली तो होता ही होता है, साथ में पेपरलेस बैंकिंग को भी ये मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, सुरक्षित और साथ ही में पारदर्शी भी है। एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स लाइक ओटीपी, एन्क्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन, यानी कि इसमें ओटीपी, एन्क्रिप्शन और प्रमाणीकरण जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ उपलब्ध रहती है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये कहूँ कि ऐसा नहीं कि ये चीज़ें आ गई तो आगे ऐसा नहीं होगा। आगे और इसमें एनहांस होता रहेगा और इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, क्योंकि इनोवेटिव बैंकिंग का मतलब होता है नई-नई चीज़ें इनोवेट करना। फिर है इनोवेशन थ्रू फिनटेक, यानी कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, इन दोनों को मिला के हमने वर्ड बनाया है फिनटेक। तो फाइनेंस में टेक्नोलॉजी को यूज में लेना, दैट इज फिनटेक। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल वॉलेट्स, यूपीआई एंड एआई बेस्ड सर्विसेज, अभी इस पे फोकस चल रहा है बैंकों का, एआई बेस्ड सर्विसेज पे। इन सब के जरूरत थ्रू आधारित सेवाएं क्या कर जाती है, दी जाती है। नहीं, इनोवेशन बैंकिंग या नई नई जो इनोवेशंस होते हैं वो फिनटेक के थ्रू इनोवेटिव बैंकिंग को और ज़्यादा क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं, डेवलप करते हैं। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि बिटवीन यूनिवर्सल एंड इनोवेटिव बैंकिंग, सार्वभौमिक और नवाचारी बैंक में क्या अंतर है। Universal banking focuses on a range of services, while innovative banking focuses on method of delivery. सार्वभौमिक बैंकिंग क्या करता है, एक ही जगह पे कई तरीके की सेवाएं देता है, तो हम ये कह सकते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग में सेवाओं की विविधता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि इनोवेटिव बैंकिंग में क्या किया जाता है कि ये जो सेवाएं हैं जो खूब सारी देनी है हमें, इन सेवाओं को किस प्रकार से ग्राहक तक डिलीवर किया जाए, इनके उनको प्रदान करने का जो मेथड होगा, दैट इज इनोवेटिव बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग जहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज हैं, ठीक है, और इनोवेटिव बैंकिंग इन सर्विसेज को डिलीवर या एग्जीक्यूट करने का क्या है, मेथड है। यूनिवर्सल बैंकिंग इज अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज, वेयर एज इनोवेटिव बैंकिंग इज अबाउट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाओं के एकीकरण से संबंधित है, यानी कि कई सारी सेवाएं एक जगह आना, जबकि नवाचारी बैंकिंग तकनीक के उपयोग से है, यानी कि किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करके बैंकिंग एक्सपीरियंस को इनहेंस किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है यूनिवर्सल बैंकिंग एक्सपेंड्स स्कोप, while इनोवेटिव बैंकिंग improves efficiency एंड एक्सेसिबिलिटी। सार्वभौमिक बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार करते हैं, यानी कि जो बैंकिंग सेवाएं हैं, बैंकिंग क्षेत्र है, इसको और ज़्यादा वाइड करता है सार्वभौमिक बैंक या यूनिवर्सल बैंकिंग, जबकि जो नवाचारी बैंकिंग है वो उसकी इफिशियंसी को, यानी कार्य कुशलता को बढ़ाता है और ग्राहक तक और भी ज़्यादा पहुंच को सुगम बनाता है। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल बैंकिंग और इनोवेटिव बैंकिंग एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, यानी कि यूनिवर्सल बैंकिंग सही ढंग से एग्जीक्यूट होना ही क्या है, इनोवेटिव बैंकिंग है। कंक्लूजन मोड में हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल एंड इनोवेटिव बैंकिंग टुगेदर रिप्रेजेंट द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, यानी कि दोनों ही मिलकर आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का निर्माण करती है। वाइल यूनिवर्सल बैंकिंग broadens the scope of services, innovative banking enhances efficiency through technology। जहां सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाओं के दायरे को बढ़ाता है, वहीं नवाचारी बैंकिंग तकनीकों के माध्यम से कार्यकुशलता को क्या करता है, बढ़ाता है। Both are essential for improving customer satisfaction, financial inclusion and economic growth। यदि हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, यानी कि ग्राहक संतुष्टि, वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास की नीड है, तो दोनों की ही क्या है, बैंकिंग सिस्टम को आवश्यकता है। तो ये था हमारा यूनिवर्सल बैंकिंग। अब हम बात करेंगे चैनल्स ऑफ बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग का जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो किसके थ्रू हमें, हम तक या ग्राहक तक डिलीवर होती है, जिसमें हम एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, पॉस, यूपीआई, इन सबको यहाँ डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं बैंकिंग चैनल? चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग चैनल्स की,
यानी कि जिनके ज़रिए हमें सर्विस डिलीवर मिलती है, यानी कि जिनके ज़रिए हम बैंकिंग को या बैंक को सर्विसेज़ को यूज़ करते हैं, उनको चैनल्स कहा जाता है। Banking channels are the various delivery systems through which banks provide their services to customers। यानी कि बैंकिंग चैनल वे विभिन्न माध्यम हैं जिनके द्वारा बैंक अपनी सेवाएं ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। अर्लियर बैंकिंग was limited to physical branches, but with technological advancement multiple channels have been developed to make banking faster, ईजियर एंड मोर एक्सेसिबल। यानी कि पहले की बात करें तो बैंकिंग केवल शाखाओं तक सीमित थी कि यानी कि एक ब्रांच होती है, वहाँ पे लोग जाते हैं और अपने बैंकिंग एक्टिविटीज़ को करते हैं। लेकिन अब क्या है कि कई सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हुआ और उसके ज़रिए कई सारी नए-नए जो विकास हुए या नई-नई माध्यम विकसित हुए, जो कि बैंकिंग को तेज़ बनाया, आसान बनाया और सबसे अच्छी बात सुलभ बनाया, यानी कि ईज़िली एक्सेस किया जा सकता है। These channels reduce dependency on branches and promote digital banking। यानी कि ये जो चैनल है ये शाखाओं पर निर्भरता को कम करते हैं और साथ ही में डिजिटल बैंकिंग को ये क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। चैनल्स की बात कर लेते हैं, कौन-कौन से चैनल्स हैं। डिफरेंट वेज़ टू एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज़, जैसे इंटरनेट बैंकिंग जिसे हम नेट बैंकिंग कहते हैं, मोबाइल बैंकिंग जिसे एम बैंकिंग कहा जाता है, फ़ोन बैंकिंग और पॉस यानी पॉइंट ऑफ सेल, यूपीआई और एटीएम। यानी कि इन सबको मैं यहाँ पे सिंपली समझा देता हूँ। जब आपको कोई बैंक लॉगिन आईडी वगैरह देता है और लॉगिन आईडी के ज़रिए आप क्या करते हो, बैंकिंग फैसिलिटी को उनकी वेबसाइट पे जाके एक्सेस करते हो, तो इसे नेट बैंकिंग कहते हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बैंकिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हो, जैसे एचडीएफसी का बैंक का ऐप हो गया या योनो ऐप हो गया एसबीआई का, तो उसके ज़रिए करोगे तो दैट इज़ मोबाइल बैंकिंग। कॉल करके यानी टोल फ्री नंबर होते हैं या फिर जो भी टोल वाले नंबर होते हैं, उन पे जब आप नंबर पे कॉल करके बैंकिंग की जो चीज़ें हैं उनको आप देखते हो या यूँ कहें वो फैसिलिटीज़ यूज़ करते हो, तो उसे फ़ोन बैंकिंग कहते हैं। पॉस यानी कि जब आप किसी दुकान पे जाते हो और अपना जो कार्ड है वो इसमें स्वैप करते हो या इंसर्ट करके ट्रांज़ैक्शन करते हो, जैसे शॉपिंग मॉल में आप कार्ड से करते हो तो उसे क्या कहते हैं, पॉस कहते हैं। दुकान पे आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हो, यूपीआई कहा जाता है। और एटीएम आप सब जानते हो, कैश विथड्रॉ करने का या डिपॉज़िट करने का साधन हो गया। तो ये सारी चीज़ें चैनल ऑफ बैंकिंग है जिनकी जो एक्सेस की बात करें तो 24/7 एक्सेस होते हैं, ईज़ी है, फ़ास्ट और सबसे अच्छी बात कन्वीनिएंट है, एनीवेयर, एनी टाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं एटीएम की। एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम जिसे स्वचालित टेलर मशीन कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म को विशेष ध्यान रखना। बीकॉम में आपके पूरे एग्जाम में कम से कम 2 आपसे फुल फॉर्म डेफिनिटली पूछी जाएगी। एन एटीएम इज ए कंप्यूटराइज्ड मशीन कनेक्टेड टू ए बैंकर्स नेटवर्क दैट अलाउज कस्टमर्स टू परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूजिंग ए डेबिट और क्रेडिट कार्ड एंड ए पिन, जिसका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पूरा नाम होता है। यानी कि एटीएम एक कंप्यूटर आधारित मशीन है, हर कोई जानता है अपने में से, जो बैंक के नेटवर्क से जुड़ी होती है और ग्राहकों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड तथा पिन के माध्यम से बैंकिंग लेन-देन करने की सुविधा प्रदान करती है। यानी एटीएम आप सभी जानते हो, एक मशीन होती है जिसमें आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हो, पिन वगैरह लगाते हो और बैंकिंग एक्टिविटीज़ को निष्पादित करते हो। जनरली जो पॉपुलर है एटीएम वो किसके लिए होता है? कैश के विथड्रॉवल के लिए पॉपुलर है। इट वर्क्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन विद द बैंक्स सर्वर, यानी कि यह बैंक के सर्वर से इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से काम करता है। जो भी एटीएम होता है इसके ऊपर एक डिश एंटीना लगा होता है जो कि बैंक के सर्वर से सैटेलाइट के थ्रू जुड़ा हुआ होता है और इस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से ही ये अपने सारे काम करता है। फंक्शंस की बात कर लेते हैं। कैश विड्रॉवल एंड डिपॉजिट, यानी कि एडवांस जो एटीएम होते हैं वो डिपॉजिट की भी फैसिलिटी देते हैं, बाकी जनरल कैश निकासी की ये तो फैसिलिटी देते ही देते हैं। बैलेंस इंक्वायरी एंड मिनी स्टेटमेंट, आपके खाते में कितना बैलेंस है इसको जान सकते हो और लास्ट 5 और 7 ट्रांज़ैक्शन का आप मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हो। फंड ट्रांसफ़र बिटवीन अकाउंट्स, यानी कि आप एटीएम के ज़रिए भी 2 खातों के बीच में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। और पिन जनरेशन, चेंज एंड यूटिलिटी बिल्स पेमेंट, यानी कि आप एटीएम के ज़रिए अपने पिन भी बदल सकते हो, कोई उपयोगिता बिल भी जमा करवा सकते हो और एडवांस एटीएम आ गए, जहाँ पे आप कार्डलेस बैंकिंग भी कर सकते हो। ये सारे इसके क्या है, काम है। एडवांटेज क्या है? 24/7 सर्विस विदाउट बैंक विजिट, यानी कि बिना बैंक में जाए आप 24 घंटे सातों दिन सेवा ले सकते हो। इट सेव्स टाइम्स एंड रिड्यूस क्राउड इन बैंक्स, यानी कि समय की बचत करती है और बैंक में भीड़ को कम करती है। वाइडली अवेलेबल इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, यानी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ये व्यापक उपलब्धता देता है। यानी कि आप कहीं भी इस एटीएम को लगा दोगे तो डेफिनेट सी बात है ये इसका एक एडवांटेज आप ये भी कह सकते हो कि बैंक जो ब्रांच होती है उस पर लोड को ये क्या करता है, क्राउड को कम करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस क्राउड इन बैंक्स, और जहाँ भी ये होता है वाइडली इसका क्या होता है, एरिया होता है। अब बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग की, जिसे हम कॉमनली नेट बैंकिंग कहते हैं। अभी मैंने कहा बैंक आपको क्या देगा, एक लॉगिन आईडी देगा
और आप बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाके ट्रांज़ैक्शन करोगे तो वो नेट बैंकिंग कहा जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग अलाउज़ कस्टमर्स टू एक्सेस देयर बैंक अकाउंट्स थ्रू ए सिक्योर वेबसाइट यूजिंग लॉगिन क्रेडेंशियल्स यानी कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक सुरक्षित वेबसाइट पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपने खाते तक पहुंच सकते हैं। ट्रांजैक्शंस आर ऑथेंटिकेटेड थ्रू ओटीपी और अदर सिक्योरिटी मेजर्स यानी कि जो लेन-देन है, लेन-देन को ओटीपी या अन्य सुरक्षा उपायों के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है। यानी कि आप ही अपनी वेबसाइट लॉगिन आईडी से लॉगिन हुए इस बात का प्रमाणीकरण एक तो पिन से होता है, ओटीपी से होता है, फेस रिकॉग्निशन हो सकता है या फिर जो कैप्चा होता है उसके थ्रू होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू ये ऑथेंटिकेट किया जाता है कि सही व्यक्ति ही अपना खाता यूज़ कर रहा है। फंक्शन क्या है नेट बैंकिंग के? फंड ट्रांसफर थ्रू नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस यानी कि आप फिर नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस के थ्रू अपने खाते से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हो, टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। ओपनिंग फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आप ऑनलाइन अपना एफडी का खाता या आरडी खाता ओपन करवा सकते हो। व्यूइंग एंड डाउनलोडिंग अकाउंट स्टेटमेंट आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हो और उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ये इसके मेन काम है। एडवांटेज क्या है? एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर विद इंटरनेट यानी आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सिक्योर एंड रिलायबल सिस्टम ये सुरक्षित है और विश्वसनीय प्रणाली है क्योंकि आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ये सब करते हो। इट रिड्यूस पेपर वर्क्स एंड मैनुअल प्रोसेस ये कागजी कार्रवाई को तो कम करता ही है, साथ ही साथ में जो मैनुअल प्रक्रिया होती है उसको भी ये कम करता है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको ये कह दे आप ऑनलाइन हो कि वो लंच हो रहा है, लंच के बाद आना है, ऐसा नहीं है। या यूँ कहे देखो ये काउंटर तो आप लाइन में लग गए, लेकिन ये काउंटर तो कैश वाला है, आपको तो काउंटर नंबर 3 पे जाना है। तो इस तरीके का काम नहीं है, जो मैनुअल प्रोसेस है ना वो इसमें नहीं होती, तो ये इसके फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं मोबाइल बैंकिंग। यानी कि जैसे आप एसबीआई में आपका अकाउंट है तो आपने एसबीआई का योनो ऐप डाउनलोड कर लिया। योनो ऐप का फुल फॉर्म कोई बच्चा बताएगा कमेंट करके कि क्या है योनो का पूरा नाम। तो योनो ऐप के थ्रू जब आप एसबीआई के जो लॉगिन वगैरह करते हो तो इसको क्या कहेंगे? मोबाइल बैंकिंग यानी कि एप्लीकेशन के थ्रू। मोबाइल बैंकिंग इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेट बैंकिंग दैट ऑपरेट्स थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि मोबाइल बैंकिंग एक इंटरनेट बैंकिंग का ही विस्तार वर्जन है, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से काम करता है। इट यूजेज स्मार्टफ़ोन्स एंड ऑफर्स फीचर्स लाइक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फॉर सिक्योरिटी यानी कि इसमें स्मार्टफ़ोन का उपयोग होता है और साथ ही में सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे आपका फिंगरप्रिंट होना या फेस रिकॉग्निशन इसमें सिक्योरिटी आपने अगर लगा रखी है तो वो सारी चीज़ें। तो मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए नेट बैंकिंग को काम में लेना। फंक्शन क्या है इसके? इंस्टेंट मनी ट्रांसफर एंड यूपीआई पेमेंट्स यानी कि इसमें जल्दी ही आप फंड का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो और आप इससे यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हो। मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, कोई बिल, बिजली का बिल, एलआईसी की किस्त कुछ भी आप जमा करवा सकते हो, कोई टिकट वगैरह बुक करवा सकते हो, आप वो भी इससे कर सकते हो। अकाउंट अलर्ट्स एंड ट्रांजैक्शन यानी कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यानी कि तुरंत आपके पास कोई नोटिफिकेशन आना, ये सारा काम इसमें तुरंत हो जाता है। तो नोटिफिकेशन इसके आते हैं, साथ ही में ट्रांजैक्शन आपने क्या-क्या किए हैं, तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी इसमें होती है। कार्ड मैनेजमेंट एंड सर्विस रिक्वेस्टेड यानी कि आपने कई सारे कार्ड ले रखे हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड अदर कार्ड, तो आप एक ही जगह उस एप्लीकेशन में सारों को मैनेज कर सकते हो और साथ ही में कोई सर्विस की आपको रिक्वेस्ट करनी है, जैसे मान लो आपको चेक बुक चाहिए तो चेक बुक के लिए आप यहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपको कोई और इसमें सर्विस चाहिए तो उन सब की यहाँ से आप क्या कर सकते हो एप्लीकेशंस के रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सारे इसके काम हैं। फ़ायदे क्या हैं इसके? एडवांटेज क्या है? हाइली कन्वीनिएंट एंड पोर्टेबल सबसे अच्छी बात है ये अत्यधिक सुविधाजनक और पोर्टेबल है। जैसे मान लो आपने योनो ऐप खोला तो उस योनो ऐप में सारी बातें एसबीआई की मिलेगी, कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं, कोई कुछ नहीं और एक व्यवस्थित तरीके से इसका यूज़र इंटरफेस होता है। तो बहुत ज़्यादा ये कन्वीनिएंट होता है और पोर्टेबल होता है। ईज़िली आपके साथ-साथ घूमता रहता है, आपके मोबाइल में तो है। रियल टाइम नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स यानी तुरंत आपको ऑन द स्पॉट सूचना मिल जाती है, कोई अपडेट आता है तो वो भी आपको पता चल जाता है। इट सपोर्ट्स डिजिटल एंड कैशलेस ट्रांजैक्शन यानी कि ये डिजिटल और कैशलेस ट्रांजैक्शन को बहुत बढ़ावा देता है। यानी कि सीधी सी बात है इसके आप स्कैनर में जाते हो, क्यूआर कोड को स्कैन करके इसी ऐप के जरिए आप क्या कर सकते हो? पेमेंट कर सकते हो। तो आपको हार्ड कैश कैरी करने की नीड नहीं रहती, ये इसके फ़ायदे हैं। फ़ोन बैंकिंग अब जैसे कोई टोल फ्री नंबर होता है बैंक का, ठीक है? टोल फ्री नंबर पे आपने कॉल किया और आपने मिनी स्टेटमेंट का पता लगाया या बैलेंस इंक्वायरी करी या चेकबुक की रिक्वेस्ट करी, तो यानी फ़ोन नंबर डायल करके बैंकिंग एक्टिविटी करना दैट इज़ फ़ोन बैंकिंग। फ़ोन बैंकिंग अलाउज़ कस्टमर्स टू इंटरैक्ट विद द बैंक थ्रू टेलीफ़ोन यानी कि फ़ोन बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक टेलीफ़ोन द्वारा बैंक से संपर्क करते हैं। इट वर्क्स थ्रू आईवीआर सिस्टम्स और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव वेयर यूजर्स वेरीफाई आइडेंटिफिकेशन यूजिंग पिन और अदर डिटेल्स यानी कि ये आईवीआर प्रणाली या कस्टमर केयर प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करता है,
जहाँ उपयोगकर्ता अपनी पहचान या को पिन या अन्य विवरणों द्वारा पुष्टि करते हैं। यानी कि आईवीआर का मतलब नहीं होता कि हिंदी में जानकारी के लिए 2 दबाएँ और फॉर इंग्लिश प्रेस 1, यानी कि जहाँ पे आपको एक रिकॉर्डेड वॉइस क्या मिलती है, सुनने को मिलती है और उसके अकॉर्डिंग आपका काम होता है, दैट इज़ आईवीआर सिस्टम। और हमारे फ़ोन बैंकिंग अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएँ, वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हो गया। तो कहने का मतलब नंबर डायल करके बैंकिंग एक्टिविटीज़ करना या बैंकिंग फैसिलिटीज़ को रिडीम करना, दैट इज़ फ़ोन बैंकिंग। फंक्शंस क्या है इसके? आप इससे बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, रिसेंट ट्रांज़ैक्शन आप पता लगा सकते हो, रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यानी कि कोई चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, इनके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। ब्लॉकिंग लॉस्ट कार्ड्स एंड रिपोर्टिंग फ्रॉड, यानी कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई, आपका कोई कार्ड वगैरह खो गया तो आप उसको तुरंत यहाँ से ब्लॉक करवा सकते हो। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट, आपकी कोई शिकायत है तो आप इसको यहाँ से रजिस्टर करवा सकते हो और उसे शिकायत का क्या स्टेटस है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके काम है, फ़ायदे क्या हैं इसके? यूज़फुल फॉर पीपल विदाउट इंटरनेट एक्सेस, यानी कि यदि आपके पास इंटरनेट नहीं है मोबाइल में, तो आप इन नंबर के माध्यम से बैंकिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो पहली बात, इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इमीडिएट असिस्टेंस एंड प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्यूशन, यानी कि ये जल्दी आपको सहायता मिल जाती है और समस्या का समाधान भी तुरंत हो जाता है। फिर अवेलेबल 24/7 इन मोस्ट बैंक, यानी ज़्यादातर बैंकों में ये 24 घंटे सातों दिन अवेलेबल है, लेकिन कुछ ऐसी लाइन्स होती है जो आपको एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही उसमें काम करना पड़ता है या उसी टाइम उसमें कॉलिंग होती है। बट मोटे-मोटे तौर पे कहें तो ये 24/7 अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं पॉस, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल। एक मशीन होती है जिसमें आपका कार्ड इंसर्ट होता है, आपसे पिन लगवाया जाता है और इधर से इसका बिल निकल के आ जाता है। शॉपिंग मॉल में आपने जनरली इसको देखा होगा, उस मशीन का नाम होता है पॉस मशीन। तो POS is a payment system used by merchants to accept payments through debit और क्रेडिट कार्ड्स और डिजिटल मेथड्स, यानी कि POS एक भुगतान प्रणाली है जिसका उपयोग व्यापारी डेबिट या क्रेडिट कार्ड या डिजिटल माध्यम से भुगतान लेने के लिए करते हैं। इट वर्क्स बाय कनेक्टिंग द मर्चेंट्स मशीन टू द बैंक्स पेमेंट नेटवर्क फॉर ऑथोराइजेशन, यानी कि ये जो व्यापारी की मशीन है वो बैंक के भुगतान नेटवर्क से जुड़कर काम करती है। यानी कि जो मशीन है इसका ये कहने का मतलब उस बैंक की जो नेटवर्क है, पेमेंट नेटवर्क है, उसके साथ ये अटैच होती है, कनेक्ट होती है और उस हिसाब से जो व्यापारी है इस मशीन के ज़रिए आपके अकाउंट से पैसा लेता है और अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। इसको बोलते हैं पॉस। फंक्शन क्या है इसके? एक्सेप्ट्स कार्ड पेमेंट्स, यानी कि ये कार्ड के द्वारा भुगतान लेने को एक्सेप्ट करता है। स्वाइप से होता है, स्वाइप मतलब उस पर कार्ड को रगड़ना। चिप, यानी कि जब आपके कार्ड में इधर चिप होती है सिम कार्ड जैसा, तो कार्ड आप इंसर्ट करते हो वो होगी। और एक होता है कॉन्टैक्टलेस या यूँ कहें वाई-फाई। तो मशीन में वाई-फाई होता है तो कार्ड को टच करके भी ट्रांज़ैक्शन होता है। जनरेट्स रिसिप्ट्स एंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, यानी कि ये रसीद जनरेट करता है और लेन-देन का रिकॉर्ड रखता है, यानी कि इसमें तुरंत आपका बिल प्रिंट होके, यानी कि वो रसीद प्रिंट होके आ जाती है। सपोर्ट्स क्यूआर एंड मोबाइल बेस्ड पेमेंट, यानी कि इसमें क्या है कि इसकी स्क्रीन होती है, उस पे क्यूआर कोड भी आता है, तो आप उसको यूपीआई से भी क्या करते हो, पेमेंट कर सकते हो। और ये मोबाइल बेस्ड पेमेंट होता है, क्योंकि मोबाइल जैसा ही होता है, तो एक तरीके से मोबाइल बेस्ड पेमेंट के लिए बहुत अच्छी है या काम करती है। फ़ायदे क्या है? रिड्यूस यूज़ ऑफ कैश, यानी कि आपको हार्ड में कैश रखने की ज़रूरत नहीं होती, तो उसको ये कम करता है। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांज़ैक्शन, तुरंत हो जाता है और जल्दी और सुरक्षित लेन-देन होता है। कन्वीनिएंट फॉर बिज़नेसेस एंड कस्टमर्स, यानी कि ग्राहकों के लिए और व्यापारियों के लिए या व्यवसायों के लिए बहुत सुविधाजनक ये रहता है। अब बात करें आपका फ़ेवरेट जिसको आप जानते हो, दैट इज़ यूपीआई। यूपीआई का पूरा नाम ज़रूर याद रखना, लास्ट ईयर पूछा गया था। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस, यूपीआई। यूपीआई में एक कोड होता है जिसे क्यूआर कोड कहते हैं और इस क्यूआर कोड को जिस ऐप से हम स्कैन करते हैं, तो एक यूपीआई एड्रेस होता है जिसमें बैंकिंग डिटेल आपकी स्टोर होती है और वो एनपीसीआई से कनेक्ट होता है और इस तरीके से इसमें फंड ट्रांसफ़र होते हैं। UPI is an advanced digital payment system that allows instant transfer of money between bank accounts using a mobile application, यानी कि यूपीआई एक उन्नत डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बैंक खातों के बीच तुरंत धन को स्थानांतरण की सुविधा देता है। इट वर्क्स थ्रू ए यूनिक यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड एंड इज ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई। एनपीसीआई का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्टार मार्क लगाओ, पूछने के पूरे-पूरे चांस है एनपीसीआई के बारे में। ये एक विशिष्ट यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड के माध्यम से काम करता है जिसे एनपीसीआई द्वारा क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है, यानी कि यूपीआई को देखने वाला कौन है, एनपीसीआई, जिसका पूरा नाम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। काम क्या करता है? इंस्टेंट मनी ट्रांसफर 24/7, यानी 24 घंटे सातों दिन आप तुरंत पैसा ऐसे ट्रांसफर कर सकते हो। स्कैन एंड पे यूजिंग क्यूआर कोड्स, यानी कि
आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करते हो, ये इसका काम है। रिक्वेस्ट मनी कलेक्ट फीचर यानी कि आप इसमें पेमेंट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, जहाँ से आपको पैसा कलेक्ट हो जाता है। बिल पेमेंट्स सब्सक्रिप्शन यानी ऑटो पे, जैसे मान लो आपने कोई स्पॉटिफाई का क्या लिया हो, प्रीमियम लिया हो, तो आपने इसमें क्या कर रखा हो, ऑटो पे ऐड कर रखा है। तो जैसे उस दिन तारीख आती है इसकी, अपने आप ही आपके खाते से पैसे कट जाते हैं। तो कोई सब्सक्रिप्शन होता है वो ऑटो पे इनसे हो जाता है। कोई बिल पेमेंट करना, बिजली का बिल हुआ, मोबाइल रिचार्ज हुआ, एलआईसी की किस्त हुई, अदर कोई यूटिलिटी बिल है, वो सारे आप इससे पे कर सकते हो। ये इसके काम है। फ़ायदे क्या है इसके? फास्टेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनिएंट पेमेंट मेथड, यानी कि आज की बात करें तो ये फास्ट है और मोस्ट कन्वीनिएंट है। ये क्या हो गया? पेन नहीं चल रहा, वेट 1 सेकंड। हाँ, नाउ फास्टेड है और 1 सेकंड। हाँ, अब चल गया, सॉरी। फास्ट है और सबसे अच्छी बात है मोस्ट कन्वीनिएंट है, हर कोई यूज़र इसके साथ फ्रेंडली हो चुका है, तो ये सबसे तेज़ और सुविधाजनक भुगतान का माध्यम है। कोई आपको लिखना नहीं पड़ता, मोबाइल एप्लीकेशन खोली, स्कैनर में गए और क्यूआर कोड को दिखाया, इसको स्कैन किया और तुरंत पैसे डाले, पिन नंबर डाले और पेमेंट। कितना कन्वीनिएंट है, ये इसका फ़ायदा है। नो नीड टू शेयर बैंक डिटेल्स, यानी कि अपना बैंकिंग डिटेल आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा देखो बैंक में ये मेरा नाम है, ये आईएफएस कोड है, ये अकाउंट नंबर है, ये ब्रांच है, ये वगैरह, वो वगैरह, ऐसी चीज़ें भेजने की ज़रूरत ही नहीं होती। जो यूपीआई आईडी होती है वो यूनिक होती है और उसमें ये सारी चीज़ें अटैच होती है। वाइडली एक्सेप्टेड अक्रॉस इंडिया, और पूरी इंडिया में ये सब जगह एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो ये इसके फ़ायदे हैं, लाभ हैं। कंक्लूजन तौर पे हम कह सकते हैं कि बैंकिंग चैनल्स लाइक एटीएम, इंटरनेट, मोबाइल, ऑन बैंकिंग, पॉस एंड यूपीआई हैव revolutionized the banking system by making it more accessible, efficient and customer friendly। यानी कि ये सारी चीज़ें बैंकिंग चैनलों ने बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुलभ बनाया है, कुशल बनाया है, ग्राहक के अनुकूल बनाया है। किसने? एटीएम ने, इंटरनेट ने, मोबाइल बैंकिंग ने, फ़ोन बैंकिंग ने, पॉस ने, यूपीआई ने, आदि ने। दे प्ले ए की रोल इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द ग्रोथ ऑफ ए कैशलेस इकोनॉमी। यानी कि इस सिस्टम ने, डिजिटल परिवर्तन ने वित्तीय समावेशन को, नकद रहित अर्थव्यवस्था के विकास के में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो कंक्लूजन तौर पे हम ये कह सकते हैं। पीडीएफ आपको यहाँ से मिल ही जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे ई पेमेंट्स मैकेनिज्म ऑफ बैंक, यानी कि बैंकों की ई भुगतान प्रणाली के बारे में, जिसमें प्लास्टिक कार्ड या नेफ्ट को, आरटीजीएस, आईएमपीएस, स्विफ्ट, ईसीएस और पेमेंट वॉलेट्स को यहाँ पे देखने वाले हैं। एक्चुअली यही आपका सिलेबस है। जैसे कार्ड बेस्ड पेमेंट होते हैं, जिसमें प्लास्टिक कार्ड होते हैं, जैसे डेबिट कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, वो कार्ड बेस्ड पेमेंट्स कहे जाते हैं। बैंक ट्रांसफर सिस्टम, यानी कि जब आप पैसा ट्रांसफर करते हो दो बैंक के बिटवीन, तो जिसमें नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस जैसे मेथड यूज होते हैं। जैसे अभी आप कहोगे सर यूपीआई, तो यूपीआई एक छोटी अमाउंट के लिए होता है और इंस्टेंटली तरीके से होता है। लेकिन अगर एक बड़ा और सिक्योर अगर हमें ट्रांजेक्शन करना है, जनरली इंस्टीट्यूशन में और ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो वहाँ ये मेथड यूज होते हैं। इसके अलावा डिजिटल और पेमेंट वॉलेट्स, यानी कि पेमेंट वॉलेट्स होते हैं। बल्क इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि जब इंटरनेशनल लेवल पे यदि फंड ट्रांसफर करने होते हैं तो वहाँ किस तरीके से होते हैं, ये सारी चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं ई पेमेंट को। यानी पेमेंट का मतलब क्या होता है? भुगतान होना, यानी कि दो पार्टी के बीच में क्या होना? भुगतान होना। जब ये पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है तो इसे क्या कहते हैं? ई पेमेंट्स कहा जाता है। ई पेमेंट इज ए सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग मनी इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू बैंकिंग नेटवर्क्स विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल कैश और पेपर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक्स। यानी कि ई भुगतान वह प्रणाली है जिसके माध्यम से बैंकिंग नेटवर्क के जरिए बिना नकद या कागजी साधनों जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ या डीडी हुआ या फिर चेक हुआ, बिना कागजी साधनों के और बिना कैश के जब धन का इलेक्ट्रॉनिक मोड में स्थानांतरित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ई भुगतान या ई पेमेंट कहा जाता है। इट इज बेस्ड ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज कोर बैंकिंग सिस्टम, पेमेंट गेटवेज, एनपीसीआई प्लेटफॉर्म्स एंड सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। यानी कि यह कोर बैंकिंग सिस्टम, जिसे सीबीएस कहा जाता है, पेमेंट गेटवे, जब आपको टिकट वगैरह बुक करते हो या अपनी यूनिवर्सिटी का जब आप एग्जाम फीस देते हो तो पेमेंट गेटवे वहाँ ओपन होता है, तो वो पैसा रिसीव करने के लिए होता है। एनपीसीआई यानी कि यूपीआई प्लेटफॉर्म और सुरक्षित नेटवर्क, संचार नेटवर्क पे ये क्या होता है? आधारित होता है। E-payment systems are essential for modern banking as they provide speed, security, cost efficiency and transparency। आज की आधुनिक बैंकिंग की बात करें तो ई भुगतान एक अति आवश्यक जरिया हो चुका है, या यूँ कहें अति आवश्यक ज़रूरत हो चुकी है, क्योंकि ये गति, सुरक्षा, लागत, दक्षता और पारदर्शिता प्रदान करने का काम करती है। सबसे पहले समझते हैं प्लास्टिक कार्ड को, जिसको हम जनरली एटीएम कार्ड बोलते हैं।
जो कि डेबिट, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड जैसा होता है। बैंकों में जनरली प्रीपेड कार्ड जैसी चीज़ नहीं होती, उसकी जगह वो एक तरीके से डेबिट कार्ड ही काम करता है। कैसे समझेंगे इसको? Plastic cards are bank issued payment instruments made of plastic that enable electronic payments and cashless transaction। यानी कि प्लास्टिक कार्ड बैंकों द्वारा जारी भुगतान साधन है जो कि नकद रहित लेनदेन को सुविधा देता है। आप सभी का एटीएम कार्ड देखा हुआ होगा दोस्तों, एक काली सी इसमें मैग्नेटिक पट्टी होती है, ठीक है, और कुछ में यहाँ चिप वगैरह भी होती है, वाईफाई अनेबल भी होते हैं, इस पे आपके कार्ड के नंबर होते हैं, एक्सपायरी और वैलिड थ्रू इस पे लिखा होता है, सीवीवी कोड होते हैं, इस तरीके से इस पे इन्फॉर्मेशन होती है। और इस कार्ड में आपकी बैंक की डिटेल सिक्योर होती है या सुरक्षित रहती है और ये बैंक इश्यू करता है ताकि आप बिना कैश के भी क्या कर सको, लेन-देन कर सको। टाइप की बात कर लेते हैं, पहला है डेबिट कार्ड। अब इसको समझने से पहले यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, जैसे मान लो ये कोई बैंक है, बैंक कौन-सा है? ये एसबीआई बैंक है और एसबीआई बैंक में आपका खाता है और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके खाते में 50,000 रुपए पड़े हुए हैं या बैंक बैलेंस है। आपके पास 2 तरीके का कार्ड है, एक तो है आपके पास डेबिट कार्ड और एक आपके पास क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट का मतलब हिंदी में क्या होता है? उधार होता है या साख होता है। डेबिट कार्ड यानी कि बैंक ने आपको डेबिट कार्ड भी दे रखा है और बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड भी दे रखा है। देखो, जो डेबिट कार्ड होता है वो डायरेक्ट एक्सेस करता है आपके बैंक बैलेंस को, यानी कि जो डेबिट कार्ड है वो आपके बैंक बैलेंस से जुड़ा हुआ होता है। जब आप डेबिट कार्ड को यूज़ करोगे, तो जो भी आप उसके लिए पेमेंट वगैरह करते हो, तो आपका जो बैंक बैलेंस है, यह यूज़ होगा। ये कौन-सा कार्ड होता है? डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट से इसका लिंक ही होता है, लेकिन बैंक अकाउंट के बैलेंस से इसका कोई लेना-देना नहीं होता। इसमें अलग से बैंक आपको क्या देती है, एक लिमिट देती है कि आप महीने के फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000 रुपए यूज़ कर सकते हो। ये आपको एक लिमिट दे दी है, यानी कि इस कार्ड से आप मैक्सिमम 1 महीने में कितना यूज़ कर सकते हो? 30,000। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करोगे, तो आप मेन बैलेंस को छोड़ते हुए किसको यूज़ करोगे? इस लिमिट को यूज़ करोगे और एक पर्टिकुलर डेट पे बैंक आपका कितना आपने यूज़ किया उसका बिल बनाएगा और एक पर्टिकुलर डेट पे आपको क्या करना होगा, इसका पेमेंट करना होगा। यदि आप उस डेट पे पे नहीं करते हो तो बैंक आपसे क्या ले लेती है, चार्ज ले लेती है। यदि आप पेमेंट कर देते हो तो कोई चार्ज नहीं लगता। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, डेबिट कार्ड आपके बैंक बैलेंस को एक्सेस करता है और क्रेडिट कार्ड आपकी जो बैंक आपको लिमिट लिमिट देता है उस लिमिट को आप एक्सेस करते हो। एक तरीके से बैंक आपको थोड़े समय के लिए उधार देता है। समझ लेते हैं दोनों को। डेबिट कार्ड लिंक्ड डायरेक्टली विथ योर बैंक अकाउंट, यानी कि आज सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ा होता है। अमाउंट इज डिडक्टेड इमीडिएटली, आपके खाते से राशि तुरंत कट जाती है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी अप टू ए लिमिट, यानी कि बैंक आपको एक निश्चित सीमा तक उधार देने की सुविधा देता है। पेमेंट इज मेड लेटर विथ इंटरेस्ट, यानी कि यदि आपने कोई देरी करी है तो भुगतान का आपके साथ क्या लिया जाएगा, इंटरेस्ट या चार्ज आपसे वसूल किया जाएगा। प्रीपेड कार्ड होता है जिसमें आप पहले पैसा जमा कराओ फिर उसको यूज़ करो, तो एक तरीके से डेबिट कार्ड ही है भई, जमा होगा तभी यूज़ करेगा। तो प्रीपेड कार्ड जैसा है, बैंकों में नहीं होता। जैसे आपके पास कोई मेट्रो कार्ड है, तो एक तरीके से वो प्रीपेड कार्ड होता है। आपके पास जो सिम कार्ड है वो भी एक तरीके से प्रीपेड कार्ड है, यानी कि उसमें पहले आपको क्या करवाना पड़ता है, बैलेंस करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बैंकों में छोड़ देते हैं इसको। मैकेनिज़्म समझते हैं किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले कार्ड इज़ यूज़्ड एट पॉस या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म या एटीएम, ठीक है? आप इस कार्ड को कहीं पॉस मशीन पे या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में या एटीएम पे यूज़ करते हो। सेकंड, मर्चेंट सेंड्स रिक्वेस्ट टू एक्वायरिंग बैंक, व्यापारी आपके लिए बैंक को अनुरोध भेजता है कि मुझे इस खाते से पैसा चाहिए। कार्ड नेटवर्क चाहे वीज़ा कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, रुपे कार्ड हो, वो वेरीफाई होता है कि कार्ड कौन-सा है। इश्यूइंग बैंक ऑथेंटिकेशन, यानी आपको पिन या ओटीपी उसमें लगाना होता है। ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड एंड सेटलमेंट डन, ट्रांजैक्शन अप्रूव होता है और थोड़े से टाइम में सेटलमेंट हो जाता है। ये इसकी क्या होती है, प्रोसेस होती है। एडवांटेज क्या है इसके और इसकी लिमिटेशन क्या है? पहली बात एडवांटेज है इसका, ईज़ी है, फास्ट और ग्लोबली एक्सेप्टेड है, यानी कि आसान है, तेज़ और सब जगह ये एक्सेप्ट किया जाता है। सेकंड, इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है? रिस्क ऑफ साइबर फ्रॉड एंड मिसयूज़, यानी कि धोखाधड़ी या इसका गलत उपयोग हो सकता है। ये इसकी क्या है? सीमा है। अब बात करते हैं नेफ्ट की। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक छोटी-सी बात करूँ, जैसे मान लो आप चाय-पानी जो भी दुकान पे पीते हो, आप भाई को वहाँ पे जो कोड होता है उसको स्कैन करते हो, ₹5 ₹10 ये सब आप भेज देते हो। कभी ये सोचो कि यार किसी को 1 करोड़ रुपए भेजना हो तो कैसे करेगा? एक सोचने वाली बात है ना, क्योंकि छोटे-मोटे ट्रांज़ैक्शन होते हैं वो यूपीआई के थ्रू हो जाते हैं, वॉलेट के थ्रू हो जाते हैं, लेकिन यदि बड़े ट्रांज़ैक्शन करने हो, क्योंकि बिज़नेस बड़े-बड़े भी होते हैं, करोड़ों के ट्रांज़ैक्शन भी होते हैं, या इसके अलावा ये कहें कि सैलरी होती है कि आप इंस्टीट्यूशन में काम करते हो तो वो सैलरी वगैरह आपके पास, आपकी सैलरी वगैरह आती है, तो किस तरीके से आपके पास सैलरी पहुँचे, तो ये किस तरीके से मैकेनिज़्म होता है। तो बैंक क्या करता है, अलग-अलग मेथड फंड ट्रांसफ़र करने के प्रोवाइड करवाता है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नेफ्ट की।
फुल फॉर्म ज़रूर स्पेशल ध्यान रखना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यानी फंड्स ट्रांसफ़र। कॉन्सेप्ट क्या है इसका समझते हैं। नेफ्ट वर्क्स ऑन ए डेफर्ड नेट सेटलमेंट यानी डीएनएस बेसिस, यानी कि इसका जो ये डीएनएस बेस पे क्या करता है, काम करता है। डीएनएस बेस क्या होता है इसमें बताता हूँ, आगे बताता हूँ, ये बेच वाइज होता है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। ट्रांजेक्शन्स आर कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड इन बेचेज एट फिक्स्ड इंटरवल्स, यानी कि आएगी लाइन, लेन-देन को एक समूह में एकत्र कर एक निश्चित समय अंतराल में संधारित किया जाता है। यानी कि इसमें जैसे यहाँ पे जितनी भी नेफ्ट इनिशिएट हुई, उनको क्या करता है, ये एक जगह कलेक्ट करता है और फिर उनको एक बैच बनाता है और उस बैच को क्या करता है, सेटल करता है। यानी कि जो कुछ ट्रांज़ैक्शन होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको एक बैच बनाता है और उस बैच को एक साथ सेटल करने का काम करता है। तो ये क्या आ जाता है कि डेफर्ड यानी स्थगित, यानी कि अभी आपने इनिशिएट किया लेकिन इनिशिएट होकर 30 मिनट के बाद उसका सेटलमेंट होता है। इसको बोलते हैं डेफर्ड नेट सेटलमेंट, यानी कि अभी इनिशिएट किया और इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, 20 से 30 मिनट लगती है। तो इसको बोलते हैं बैच बनाकर सेटलमेंट करना। इट यूजेज आरबीआई इज सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग सिस्टम, यानी कि यह आरबीआई की जो केंद्रीकृत क्लियरिंग सिस्टम सुविधा है उसको ये यूज करता है या उस पर ये आधारित है। प्रोसेस कैसी होती है इसकी। कस्टमर इनिशिएट ट्रांसफर, यानी कि सबसे पहले ग्राहक ट्रांसफर इनिशिएट करता है। बैंक सेंड्स रिक्वेस्ट टू नेट क्लियरिंग सेंटर, बैंक उस रिक्वेस्ट को क्लियरिंग सेंटर भेजता है। ट्रांजैक्शन आर ग्रुप्ड इन बैच, और वो जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी बैच बनाया जाता है। आरबीआई प्रोसेस एंड सेटल्स, आरबीआई के द्वारा इसका क्या किया जाता है, निपटारा किया जाता है। और अमाउंट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरी, और लाभार्थी के खाते में राशि आ जाती है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें जैसे मान लो आप तो क्यूआर कोड स्कैन करके भेजते हो तो उसमें आपको कोई चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ती, लेकिन नेफ्ट के लिए आपको सबसे पहले जिस अकाउंट में आपको पेमेंट करना है उसको पहले ऐड बेनिफिशियरी करना होता है, यानी कि उसकी डिटेल को, उसके बैंक अकाउंट, आईएफएस कोड, इन सबको वेरीफाई करते हुए आपको ऐड करना पड़ता है। जैसे मान लो सैलरी आपको देनी है, आप हर महीने की 30 तारीख को सैलरी अपने एम्प्लॉय को देते हो, तो आपकी नेट बैंकिंग के थ्रू आपके खाते से आपके जो एम्प्लॉय है वो बेनिफिशियरी के तौर पे ऐड रहते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर डेट पे आप इन सबको क्या करते हो, नेफ्ट के ज़रिए सैलरी इनिशिएट करते हो। उन सबका एक ग्रुप बनता है, आरबीआई के पास रिक्वेस्ट जाती है और आरबीआई उनका क्या करता है, सेटलमेंट करता है। तभी ये कहते हैं ना कि यहाँ से इनिशिएट होगी, थोड़ी देर में आपकी सैलरी आ जाएगी। तो वो नेफ्ट ही होता है और नेफ्ट के ज़रिए एक बैच बनकर फिर उसका सेटलमेंट होता है। और ये सिक्योर है क्योंकि पहले से ऐड बेनिफिशियरी रहता है जो कि वेरिफाइड होता है। सूटेबिलिटी यानी कहाँ ये ज़्यादा सूट होता है, सूटेबल फॉर रूटीन पेमेंट, यानी कि जहाँ सामान्य भुगतान किए जाते हैं वहाँ उपयुक्त है। सामान्य मतलब जैसे हर महीने सैलरी पेमेंट करना, हर महीने रेंट पे करना, ये सारी जितनी भी होती है जो रूटीन पेमेंट होते हैं उनमें नेफ्ट सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। नॉट आइडियल फॉर अर्जेंट ट्रांसफर, यदि आपको तुरंत पेमेंट करना है तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या लगता है, थोड़ा-सा टाइम लगता है, बैच वगैरह बनता है तो अराउंड 30 मिनट के आसपास इसमें लगते ही हैं। अब बात करते हैं आरटीजीएस की। आरटीजीएस क्या होता है, नेफ्ट के जैसा ही होता है लेकिन नेफ्ट से अलग होता है, यानी नेफ्ट में कोई मिनिमम लिमिट मिनिमम वो नहीं होती कि आप ₹1 से भी नेफ्ट नेफ्ट कर सकते हो, लेकिन आरटीजीएस की मिनिमम अमाउंट होती है कि इसमें एटलीस्ट 2 लाख रुपए तक तो आप मिनिमम ट्रांसफ़र करने ही पड़ेंगे। और ये तो बड़ी बात ये वो नहीं होता, बैच नहीं बनाता, ये ऑन द स्पॉट क्या कर देता है, सेटलमेंट करता है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, रियल टाइम। कॉन्सेप्ट क्या है, आरटीजीएस, इसका पूरा नाम याद रखना, ऑन रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट बेसिस, यानी कि यह रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट बेसिस पे आधारित है। ईच ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड इंडिविजुअली एंड इमीडिएटली विदाउट नेटिंग, प्रत्येक लेन-देन को अलग-अलग और तुरंत ही निपटा दिया जाता है। सेटलमेंट हैपेंस इन आरबीआई बुक्स इंस्टेंटली, और ये बिना किसी सेटलमेंट के आरबीआई की बुक्स में क्या होता है, तुरंत सेटल आउट होता है। प्रोसेस क्या है, कस्टमर इनिशिएट हाई वैल्यू ट्रांसफर, यानी कि इसमें बड़ी राशि में जो ग्राहक है वो ट्रांसफर करता है, इनिशिएट करता है। बैंक वेरीफाइज एंड सेंड टू आरबीआई, बैंक उसका सत्यापित करता है और आरबीआई को भेजता है। आरबीआई सेटल्स इन ट्रांजैक्शन इंस्टेंटली, आरबीआई तुरंत ट्रांजैक्शन का निपटारा करता है। बेनिफिशियरी अकाउंट क्रेडिट, और जिसके लिए ये इनिशिएट किया गया है उसके खाते में ये राशि ट्रांसफर कर दी जाती है, यानी कि जो करोड़ों के ट्रांजेक्शन होते हैं ना वो आरटीजीएस के थ्रू हो जाते हैं। सूटेबल कहाँ है, बेस्ट फॉर लार्ज एंड अर्जेंट ट्रांजैक्शन, यानी कि आपको बड़ी अमाउंट में भेजना है और तुरंत भेजना है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। नेफ्ट में भी आप बड़ी अमाउंट में भेज सकते हो लेकिन नेफ्ट में आप तुरंत नहीं भेज सकते, ये नेफ्ट का है। आईएमपीएस, अब आपको अमाउंट भी छोटी रखनी है और पेमेंट भी आपको तुरंत करना है, फास्ट करना है, तो आपके लिए सूटेबल कौन सा होता है, आईएमपीएस, जिसका पूरा नाम क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस।
आईएमपीएस इज़ अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई, यानी कि ये एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जिसे एनपीसीआई संचालित करता है। इट अलाउज इंस्टेंट ट्रांसफर यूजिंग मोबाइल नंबर प्लस एमएमआईडी और अकाउंट नंबर प्लस आईएफएस कोड, यानी कि ये मोबाइल नंबर एमएमआईडी यानी कि मोबाइल आइडेंटिफायर, इस तरीके से इसका पूरा नाम होता है, आप जरूर गूगल कर लेना। और आईएफएस कोड के माध्यम से ये काम करता है। प्रोसेस क्या है? उसी तरीके से इसको भी इनिशिएट किया जाता है, रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के थ्रू दी जाती है या फिर आप चाहो तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी दे सकते हो। बैंक कनेक्ट्स टू एनपीसीआई स्विच, यानी कि बैंक इसको एनपीसीआई से जोड़ता है। देखो इसको आईएमपीएस को एनपीसीआई करता है, बाकी 2 को कौन करता है? आरबीआई करता है। एनपीसीआई रूट्स ट्रांज़ैक्शन, एनपीआई उस ट्रांज़ैक्शन को रूट आउट करता है और बेनिफिशियरी के अकाउंट में इसको तुरंत क्या कर दिया जाता है? अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सूटेबल कहाँ है ये? बेस्ट फॉर इंस्टेंट स्मॉल पेमेंट्स, यानी कि जहाँ छोटे और तुरंत पेमेंट करने होते हैं वहाँ पे आईएमपीएस क्या होता है? बेस्ट होता है। तीनों में हम इस तीनों को कंपैरिज़न देख लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है, इस टेबल को ज़रूर याद रखिएगा। मीनिंग क्या होता है? नेफ्ट क्या होता है? फंड ट्रांसफर सिस्टम वेयर ट्रांज़ैक्शंस आर प्रोसेस्ड इन बैचेज़, यानी कि नेफ्ट क्या होती है? इसमें फंड ट्रांसफ़र करने का एक सिस्टम है और सारे ट्रांज़ैक्शन बैच वाइज़ क्या किए जाते हैं? निपटाए जाते हैं। आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र का सिस्टम है जो कि लार्ज ट्रांज़ैक्शन को देखता है। आईएमपीएस इंस्टेंट और रियल टाइम फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो कि छोटी अमाउंट की तरह लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। मिनिमम अमाउंट की बात करें तो नेफ्ट में कोई मिनिमम अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट कितनी चाहिए होती है भाई? 2 लाख रुपए। आईएमपीएस में भी कोई मिनिमम अमाउंट की नीड नहीं है, आप 1 रुपया भी कर सकते हो। मैक्सिमम अमाउंट, नेफ्ट में कोई अपर लिमिट नहीं है, हालाँकि बैंक सेट कर सकता है लेकिन वैसे होती नहीं है। आरटीजीएस में भी नहीं है लेकिन आईएमपीएस में जनरली होती है जो कि 5 लाख रुपए होती है, बाकी ये बैंक पे डिपेंड करता है। ट्रांज़ैक्शन स्पीड, नेफ्ट में भाई टाइम लगता है, मॉडरेट है यानी कि अराउंड 30 मिनट के आसपास लगते हैं। आरटीजीएस ऑन द स्पॉट होता है और आईएमपीएस उससे भी फास्ट होता है यानी कि इंस्टेंटली हो जाता है। अवेलेबिलिटी 24/7 है, अ, ये अवेलेबल रहते हैं। सेटलमेंट की बात करें तो नेट सेटलमेंट बैच वाइज़, यानी कि जो नेफ्ट होती है वो बैच वाइज़ प्रोसेस होती है। आरटीजीएस ग्रोस सेटलमेंट होती है, इंडिविजुअल ट्रांज़ैक्शन के साथ होती है और आईएमपीएस रियल टाइम पे हो जाती है। बेस्ट यूज़ फॉर, यानी कि स्मॉल और मीडियम ट्रांसफ़र जो कि रूटीन ट्रांसफ़र होता है उसके लिए नेफ्ट ज़्यादा ही ठीक होती है। लार्ज वैल्यू के ट्रांज़ैक्शन के लिए आरटीजीएस ठीक होती है और छोटे और अर्जेंटली जो ट्रांसफ़र करने होते हैं उसके लिए आईएमपीएस जो सूटेबल होती है। चार्जेज़ की बात करें तो यूजुअली लो और फ्री ऑनलाइन, यानी कि नेफ्ट या तो फ्री होती है या बहुत कम चार्ज लगते हैं और आरटीजीएस में भई ज़्यादा चार्ज लगते हैं क्योंकि अमाउंट बड़े होते हैं और आईएमपीएस में भी कम चार्ज और जनरली फ्री भी होता है। मोड ऑफ ट्रांसफ़र, यानी नेफ्ट में कैसे होता है? बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसमें आईएफएस कोड और अकाउंट नंबर तीनों में यही होता है। आईएमपीएस में एमएमआईडी का और होता है, वो इसमें पहले फेच होती रहती है या जनरेट होती है। तो जनरली आईएफएस कोड और अकाउंट नंबर से ये ट्रांसफ़र होते हैं। रिस्क लेवल की बात करें तो सेफ है नेफ्ट, आरटीजीएस बहुत ज़्यादा सेफ है, आईएमपीएस भी सेफ है, यानी कि नुकसान किसी में नहीं है, तीनों ही सेफ है लेकिन कंपैरिजन करें तो आरटीजीएस बहुत ज़्यादा सेफ है। अब बात करते हैं स्विफ्ट, ये तो बात हुई डोमेस्टिक ट्रांसफ़र। अब अगर मान लो इंडिया में आप हो और आपका पेमेंट कहाँ से आ रहा है? यूके से आ रहा है, यूनाइटेड किंगडम से आ रहा है, तो भई यूके का जो पेमेंट बैंक है वो इंडिया के बैंक को कैसे वेरीफाई करे कि भई सही जगह तो पेमेंट जा रहा है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है? तो इंटरनेशनल लेवल पे भी स्टैंडर्ड काम करते हैं जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्विफ्ट की। इसका पूरा नाम ज़रूर याद रखिएगा, पिछले साल पूछा गया था। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसका पूरा नाम है। स्विफ्ट इज नॉट ए पेमेंट सिस्टम बट ए सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम यूज्ड ग्लोबली बाय बैंक्स, यानी कि स्विफ्ट अपने आप में कोई भुगतान प्रणाली नहीं है बल्कि एक सुरक्षित संदेश प्रणाली है, यानी कि जब दो बैंकों के बीच इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांजैक्शन होते हैं तो इन बैंकों का वेरिफिकेशन एक कोड के जरिए होता है, एक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसे स्विफ्ट के नाम से जाना जाता है। इट सेंड्स स्टैंडर्डाइज मैसेजेस फॉर इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर्स, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिए मानकीकृत संदेश भेजने का काम करता है। एक्चुअल ट्रांसफर हैपन्स थ्रू कोरेस्पोंडेंट बैंक, जबकि वास्तविक जो पैसा ट्रांसफर होता है वो बैंकों के माध्यम से ही होता है। स्विफ्ट केवल एक तरीके से यूँ कहे ऑथेंटिकेशन की क्या है, एक ज़रिया बनता है कि हाँ, ट्रांज़ैक्शन ऑथराइज़्ड हो रहा है। की पॉइंट क्या है? यूज्ड फॉर फॉरेन ट्रेड एंड रेमिटेंस, यानी कि विदेशी व्यापार और प्रेषण के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो आपके यहाँ पे कोई दुबई आपका कोई
परिजन दुबई कमा रहा है, दुबई से वह आपके घर पैसा भेजना चाहता है, इंडिया में पैसे भेजना चाहता है। तो वो जो वेस्टर्न यूनियन वगैरह हमने नाम सुना है, तो वो किस पे काम करती है? वो स्विफ्ट पे तो काम करती है, यानी कि जो अ, यहाँ का बैंक यानी इंडिया के बैंक का वेरिफ़िकेशन इस स्विफ्ट के ज़रिए ही होता है। तो जो रूटीन जैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कोई रेमिटेंस वग़ैरह करना होता है, यानी प्रेषण करना होता है पैसे का, घर पे पैसे भेजने होते हैं, कोई फ़ॉरेन ट्रेड होते हैं, जैसे मान लो आप यूट्यूब पे अर्निंग करते हो, तो आपका जो पेमेंट आएगा वो स्विफ्ट के ज़रिए ही क्या होगा, वेरीफ़ाई होके फिर रेमिटेड होगा। रिक्वायर्ड स्विफ्ट या बीआईसी कोड, बीआईसी कोड होता है वही बिज़नेस इंटरनेशनल कोड, इस तरीके से इसका नाम होता है। स्विफ्ट कोड का ही ये अलग नाम है। इसमें हर एक बैंक का एक यूनिक कोड होता है इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी इसमें रिक्वायरमेंट होती है। हाईली सिक्योर नेटवर्क, और ये अत्यधिक सुरक्षित नेटवर्क होता है। अब बात करते हैं ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, यानी कि हमने पेमेंट यहाँ से इनिशिएट किया, पेमेंट एक प्रोसेस से गुजरा और फिर यहाँ पे हम जिसके खाते में भेजना चाहते हैं उसके खाते में क्रेडिट हो गया। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लियरिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्लियरिंग सिस्टम। तो ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, समझते हैं इसको। ईएस फैसिलिटेट्स बल्क पेमेंट्स थ्रू क्लियरिंग हाउसेस, यानी कि ईएस क्लियरिंग हाउस के माध्यम से बड़ी संख्या में भुगतान को करता है। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन, यानी कि यह नियमित लेन-देन का उपयोग करता है। टाइप्स क्या है? ईसीएस क्रेडिट, यानी कि जिसमें सैलरी, पेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सारा ईसीएस के थ्रू ही करती है सरकार। ईसीएस डेबिट, यानी यूटिलिटी बिल कलेक्शन एटसेट्रा, ये भी ईसीएस के थ्रू ही होता है। पेमेंट वॉलेट आप सब जानते हो, जैसे आपका अमेज़न का वॉलेट हुआ, और भी अगर आप पेटीएम वगैरह यूज़ करते हो, इसमें एक वॉलेट का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप डिजिटली तौर पे पैसे स्टोर करते हो। पेमेंट वॉलेट्स स्टोर मनी डिजिटली एंड अलाउ ट्रांज़ैक्शन वाया क्यूआर कोड और मोबाइल नंबर्स, यानी कि जो पेमेंट वॉलेट है वो डिजिटल रूप से धन को संग्रहित करते हैं और क्यूआर कोड या मोबाइल नंबर के माध्यम से भुगतान की सुविधा देते हैं। दे एक्ट एज इंटरमीडिएटरीज बिटवीन बैंक अकाउंट्स एंड यूजर, यानी कि ये आपका बैंक अकाउंट है, ये आप हो, और यहाँ पे वो जो आपका वॉलेट है वो डिजिटली तौर पे इन दोनों के बीच में क्या करता है, वर्क करता है। आप जानते हो इसके बारे में अच्छे से। टाइप्स की बात करें तो क्लोज्ड वॉलेट, सेमी क्लोज्ड और ओपन, 3 तरीके का ये होता है। कंक्लूजन की बात करें, ई पेमेंट सिस्टम्स फ्रॉम द फॉर्म द बैकबोन ऑफ मॉडर्न बैंकिंग, यानी आज के आधुनिक बैंकिंग की बात करें तो जो ई पेमेंट है वो आधुनिक बैंकिंग की एक रीढ़ के तौर पे काम करता है। ईच मैकेनिज्म हैज़ ए स्पेसिफिक रोल बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन साइज, अर्जेंसी एंड ज्योग्राफी। प्रत्येक प्रणाली का उपयोग उनकी लेन-देन की राशि, तात्कालिकता और क्षेत्र के अनुसार काम करती है। टुगेदर दे एनहांस एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट एंड सपोर्ट द डिजिटल इकोनॉमी। ये सारे मिलकर बैंकों की कार्यकुशलता बढ़ाती है या बैंकिंग की कार्यकुशलता को बढ़ाती है, लागत को कम करती है और साथ ही में डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। ये आप कंक्लूजन तौर पे कह सकते हो। अब हम बढ़ते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। अब मैं यहाँ पे आपका थोड़ा-सा ध्यान खींचना चाहूँगा कि अभी आप सेमेस्टर 2 में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ रहे हो। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपके क्या चल रहा है? बिज़नेस लॉ आपका सिलेबस है या यूँ के बिज़नेस लॉ आपका पेपर चलता है। उस बिज़नेस लॉ में आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपका सिलेबस में है, जो कि 1881 है। तो आपका बैंकिंग का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और बिज़नेस लॉ का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑलमोस्ट 80% सिमिलर है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना आपके लिए, साथ ही में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाला पोर्शन है उसको यहाँ पे तैयार करवा दिया जाएगा। तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स वाला इस ये सेगमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको ये दोनों ही पेपर में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। होता क्या है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो मैं बात करूँ हमारे करेंसी नोट की, यानी कि जैसे मान लो ₹10 का नोट है, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को दिया, तो ए व्यक्ति से बी व्यक्ति की तरफ पूर्ण सद्भावना से क्या हो गया, ये ट्रांसफ़र हो गया। तो एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट, ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट जिसको क्या किया जा सकता है, हस्तांतरित किया जा सकता है और पूर्ण सद्विश्वास के साथ उसे स्वीकार किया जा सकता है, और उसमें पर्टिकुलर एक सम ऑफ मनी क्या होती है, लिखी होती है, यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट का एक रिटन डॉक्यूमेंट जो लीगल होता है, उसे क्या कहा जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। आपके सिलेबस में क्या है, चेक्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज है और डिमांड ड्राफ्ट है। तीनों को ही समझेंगे, उससे पहले समझते हैं होती क्या है इसकी डेफिनेशन। A negotiable instrument is a written document which creates a right to receive a specified sum of money and is freely transferable from one person to another, यानी कि प्रक्रिया में लिखित
लिखित प्रक्रिया में एक लिखित दस्तावेज है जो एक निश्चित राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है और जिसे आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। द ट्रांसफरी यानी कि होल्डर गेट्स द राइट टू शू इन हिज ओन नेम, यानी कि जो धारक होता है, यानी कि जिसको ये मिला है, जो इसका धारक है, को अपने नाम से दावा करने का क्या होता है, अधिकार प्राप्त होता है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर गवर्न बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, यानी कि ये जो प्रक्रामे हैं, जो लिखित प्रक्रामे अधिनियम 1881 द्वारा क्या होते हैं, नियमित होते हैं, नियंत्रित होते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एक्ट है इंडिया का, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, और इसमें ये सारे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो इसमें रेगुलेट होते हैं, और आपके सिलेबस में 3 है, तीनों को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेक की। चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है और डिमांड ड्राफ्ट है। चेक क्या होता है? इश्यूड बाय अकाउंट होल्डर, यानी कि जो अकाउंट होल्डर है वो इसको इश्यू करता है, किसी बैंक के थ्रू पेमेंट होता है, और ये अप्रतिष्ठित यानी कि डिसऑनर भी हो सकता है, यानी कि चेक कटा-फटा हो या इसमें कुछ काटा-पीटी हो, लिखा हुआ गलत हो या इसमें तारीखों की कोई दिक्कत हो, तो ये डिसऑनर भी हो सकता है, या बैलेंस कम हो तो बाउंस भी हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे विनिमय विपत्र कहते हैं। रिटर्न ऑर्डर बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर के द्वारा रिटर्न में ऑर्डर है। पेमेंट बाय डेटर, डेटर इसका पेमेंट करता है। यूज्ड इन ट्रेड ट्रांजैक्शन, यानी कि जो व्यापारिक जो व्यावसायिक जो लेन-देन होते हैं उनमें ये काम में आते हैं। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक इश्यू करता है, पेमेंट की गारंटी है एक तरीके से, और इसमें कोई डिसऑनर होने का रिस्क नहीं है, यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक को क्या करता है, एक तरीके से पेमेंट करने का ऑर्डर सा ही देता है, जिसमें आप इस डॉक्यूमेंट को ले जाकर दूसरे बैंक में देते हो और वहाँ से आप इसका पेमेंट ले सकते हो। समझते हैं इसके एसेंशियल फीचर्स, यानी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उनकी क्या विशेषताएँ हैं। पहला है फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी कि ये डिलीवरी से और एंडोर्समेंट से क्या है, आसानी से हस्तांतरणीय है। रिटन एंड साइंड डॉक्यूमेंट, लिखित में होना चाहिए और साथ ही में हस्ताक्षरित दस्तावेज होना चाहिए, यानी कि बिना अगर साइन नहीं किए हुए हैं तो ये लीगल नहीं होता, और सीधी सी बात है, पहली बात तो इसकी यही कंडीशन है कि लिखा हुआ होता है, लिखित होता है। डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी, और एक निश्चित धनराशि का ये होता है, यानी कि इस पे पर्टिकुलर राशि लिखी होती है कि कितने रुपए का ये विपत्र है। राइट ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, और जो इसका धारक है उसको इसके पर वैध अधिकार प्राप्त होता है। पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर ए स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि या तो ये मांग पर प्राप्त होगा या फिर एक निश्चित समय बाद ये क्या होगा, देय होगा। सबसे पहले बात करते हैं चेक की। चेक क्या है? द मोस्ट पॉपुलर ट्रांजैक्शन इन बैंकिंग टर्म्स, यानी कि बात करें बैंकिंग जो लेन-देन है उनमें चेक सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ए चेक इज़ ए बिल ऑफ एक्सचेंज, ए काइंड ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ए बैंक एंड पेबल ऑन डिमांड, यानी कि चेक एक प्रकार का विनिमय बिल है जो बैंक पर जारी किया जाता है और मांग पर देय होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, यह बैंकिंग में सबसे ज़्यादा उपयोग लिया जाने वाला प्रक्रम में लिखित है, या यूँ कहें लिखित प्रक्रिया में है। देखो होता क्या है, यहाँ पे राम नाम का व्यक्ति है, ठीक है? उसने श्याम नाम से क्या किया है, श्याम नाम के व्यक्ति से यहाँ पे ये लो, श्याम नाम के व्यक्ति से लेन-देन किया है। श्याम ने राम से माल खरीदा है। राम ने क्या किया, श्याम ने राम से माल खरीदा है और श्याम ने बदले में क्या दिया है, चेक दिया है। क्या दिया है? चेक दिया है। जैसे मान लो ये 50,000 का है, ठीक है। अब राम क्या करेगा, इस चेक को जैसे पर्टिकुलर कोई बैंक के में जाएगा और वहाँ इस चेक को भिजवा देगा, और ये बैंक में जाएगा चेक, और अमाउंट में यानी कि जो पैसा है इसका वो किसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, राम के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अब इसमें पार्टी कौन-कौन हो गई? पहली बात, लिखा किसने है? श्याम ने। किसने लिखा है चेक को? श्याम ने लिखा है। तो पार्टीज़ की बात करें तो पहला होता है ड्रॉवर, यानी कि लिखने वाला। अकाउंट होल्डर इश्यूइंग चेक, यानी कि चेक किसने इश्यू किया? भाई श्याम ने किया। तो श्याम क्या है? इसका ड्रॉवर, यानी इसका लेखक, लिखने वाला। फिर है ड्रॉई, यानी कि बैंक। इस कौन करेगा पेमेंट? कौन करेगा? पेमेंट करने वाला होगा ड्रॉई, पेमेंट करेगा एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक क्या हो गया? यानी कि वो जो बैंक है, एसबीआई बैंक मतलब जिस भी बैंक में श्याम का अकाउंट है उस बैंक वह पेमेंट करेगा, और किसके थ्रू आएगा? वो एसबीआई के थ्रू आएगा। फिर है पेई, यानी पर्सन रिसीविंग पेमेंट, यानी पेई वो होता है जिसको भुगतान प्राप्त होगा। तो राम यहाँ पे कौन है? पेई। तो मेरे ख्याल से आप इन तीनों चीज़ को समझ गए हैं कि पार्टी जो चेक क्या होते हैं, 3 पक्ष होते हैं इसके। एक चेक लिखने वाला या चेक इश्यू करने वाला, एक वो जो चेक का पेमेंट करेगा, और एक वो जो चेक का पेमेंट
प्राप्त करेगा। तो 3 इसकी पार्टी होती है। फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्या विशेषताएँ हैं चेक की? ऑलवेज़ पेएबल ऑन डिमांड, यानी कि हमेशा माँग पर देय है। जैसे श्याम ने ये चेक दिया और जैसे मान लो कितनी तारीख है आज, मान लो 14th अप्रैल है। ठीक है, 14 अप्रैल को ये चेक इश्यू हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि राम के पास कॉल आएगा बैंक से कि हाँ साहब आपके पास चेक पड़ा है, आप आ जाओ बैंक और इस चेक का पेमेंट ले लो। नहीं, जब राम जाएगा बैंक में और जब वह प्रेज़ेंट करेगा इस चेक को, यानी कि डिमांड करेगा, तब ये पेमेंट हो जाएगा। और बस ये होना चाहिए कि विदिन 3 मंथ में ये हो जाना चाहिए। 3 मंथ के बाद ये बाउंस या यूँ कहें एक्सपायर हो जाता है, 3 महीने की वैलिडिटी इसकी होती है। तो जब इसकी डिमांड की जाती है तब इसका पेमेंट हो जाता है। सेकंड फीचर क्या है? ड्रॉन ओनली ऑन ए बैंक, यानी कि केवल बैंक पे ही जारी होता है। ऐसा नहीं कि राम इस चेक को ले जाकर अस्पताल यानी हॉस्पिटल दे देगा कि देखो मेरे पास 50,000 का चेक है, आप इससे बिल वगैरह ले लो, ऐसा नहीं होगा। हमेशा जो चेक है वो किस पे लिखा जाता है? बैंक पे लिखा जाता है। एक तरीके से बैंक को क्या दिया जाता है? ऑर्डर दिया जाता है कि फलाँ व्यक्ति को, यानी कि जो इस पे जिसका नाम लिखा हुआ है, उसको इतनी अमाउंट का क्या कर दो? पेमेंट कर दो। इट रिक्वायर्स सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर, इस पे सिग्नेचर होना ज़रूरी है। जो ड्रॉवर है यानी जो लेखक है इसका, उसके हस्ताक्षर होना ज़रूरी है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड ईज़िली, इसको आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। क्रॉसिंग प्रोवाइड्स सेफ्टी, यानी कि इसकी क्रॉसिंग से इसकी सुरक्षा और बढ़ जाती है। क्या होती है क्रॉसिंग? इसको जस्ट हम आगे समझने वाले हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चेक्स की, यानी कि चेक के प्रकार किस तरीके से है। पहला है बियरर चेक, यानी कि जो धारक होता है, यानी कि चेक है जिसके पास चेक है, यानी कि जो होल्डर है चेक का, उसको पेमेंट कर दो। यानी कि इसमें ऐसा होता है कि वो पर्टिकुलर जो भी बैंक में जाएगा ये चेक, बैंक ये नहीं सोचेगा कि कौन है आइडेंटिटी। तो बैंक ने कहा कि भाई ये बियरर चेक है, जिसके पास ये चेक है उसको क्या मिल जाएगा? इसका पेमेंट मिल जाएगा। पेबल टू द पर्सन हू प्रेजेंट इट, यानी कि जो इसे प्रस्तुत करता है उसे इसका क्या मिलता है? भुगतान मिलता है। नो आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड, कोई पहचान की आवश्यकता नहीं होती। एंड रिस्की इफ लॉस्ट, यदि खो गया तो जोखिम है। ये एक तरीके से नोट की तरह हो जाता है। जैसे आपके 10 रुपए खो गए, तो भाई जिसको मिलेंगे क्या मिल गए? 10 रुपए मिल गए एक तरीके से। तो रिस्की होता है बियरर चेक, हालांकि बहुत कम यूज होता है। फिर आता है ऑर्डर चेक। एबल टू ए स्पेसिफिक पर्सन और ऑर्डर, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का इस पे नाम होता है। इट रिक्वायर्स एंडोर्समेंट फॉर ट्रांसफर, और हस्तांतरण के लिए एंडोर्समेंट होना जरूरी है, यानी कि हस्ताक्षर इसके पीछे की साइड करके इसको हस्तांतरित किया जा सकता है। फिर है क्रॉस्ड चेक, यानी कि क्रॉस्ड चेक क्या होता है? जब चेक होता है इस तरीके से, उस चेक पे कोने पे 2 लाइनें अगर इस तरीके से क्रॉस कर दी जाए, उसे कहते हैं क्रॉस्ड चेक। और ये लाइनें क्यों की जाती है? ताकि इस चेक का जो पेमेंट है वो और भी ज़्यादा क्या हो? सेफ हो, यानी कि सेफ्टी बढ़ाने के लिए चेक को क्रॉस किया जाता है। टू पैरेलल लाइन्स ऑन द चेक, यानी कि 2 समांतर रेखाएँ खींचना क्रॉस कहा जाता है। पेमेंट ओनली थ्रू बैंक अकाउंट, यानी कि केवल आपको खाते में ही पेमेंट मिलेगा। यानी कि इस लाइन का मतलब होता है कि आपको कैश काउंटर पे पेमेंट नहीं मिलेगा। पेमेंट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। सेफर देन बियरर चेक, और जो धारक चेक होता है उससे ये बहुत अधिक सुरक्षित है। फिर आता है अकाउंट पेयी चेक, यानी एक तरीके से जो क्रॉस चेक है वही अकाउंट पेयी चेक है। अमाउंट क्रेडिटेड ओनली टू पेइज अकाउंट, यानी कि केवल निर्दिष्ट व्यक्ति के खाते में पेमेंट आएगा। कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, और ये ट्रांसफर नहीं हो सकता है। यानी कि जब इसमें नॉट नेगोशिएबल लिख दिया जाता है लाइनों के बीच में, तो आप इसको आगे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब आता है पोस्ट डेट चेक। ये एक तरीके से वो कहते हैं ना कि जैसे मान लो आज अप्रैल में आप किसी कोई ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो और वो कह रहा है कि देखो मैं आपको 10 मई तक का क्या कर दूँगा, पेमेंट कर दूँगा। तो आप ये कहते हो ना कि मेरे को स्टाम्प पे लिख के दे या फिर मेरे को गारंटी दे, तू 10 मई को कर देगा। तो वो ये कहता है कि ये लो चेक ले लो, चेक में मैं 10 मई की तारीख लगा देता हूँ, 10 मई 2026 की। और क्योंकि 10 मई से पहले तो ये अभी आप इसको प्रेज़ेंट भी नहीं कर सकते। तो आपको आज वर्तमान में फ्यूचर का चेक देना, यानी कि फ्यूचर की कोई डेट लगा के चेक देना, उसे क्या कहते हैं? पोस्ट डेट चेक कहते हैं। पेबल ऑन ए फ्यूचर डेट मेंशन, यानी कि जिसमें भविष्य की किसी तिथि पर क्या होता है? पेमेंट किया जाता है, वो क्या होता है? पोस्ट डेट चेक होता है। अब बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, यानी कि विनिमय बिल या विनिमय विपत्र जिनको कहते हैं। जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हुई तो आपने एक चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी, जैसे बोलते हैं ना बीआर, हम ये बीआर खूब बार पढ़ते हैं, बीपी खूब बार पढ़ते हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। क्या होता है? जैसे मान लो यही है राम और श्याम, 2 हम यही एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं। राम ने श्याम को माल बेचा है और कैसा माल बेचा है? उधार माल बेचा है, ठीक है। उधार सामान बेचा है तो श्याम राम का क्या हो गया? डेटर हो गया। क्या हो गया? देनदार हो गया। डन। अब क्योंकि उधार माल बेचा है तो राम ये कहेगा देखो हम ऐसे उधार नहीं देते, आपने हमसे उधार लिया और हमारी पॉलिसी है कि आपको विदिन 2 मंथ में क्या करना होगा?
पेमेंट करना होगा और साथ ही में आपको एक बिल भी एक्सेप्ट करना होगा। तो श्याम कहता है ठीक है जी, आप बिल दे दीजिए। राम क्या करता है, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एक फॉर्मेट में एक बिल लिखता है और अनकंडीशनल होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। उसमें ये होता है कि जैसे 14 अप्रैल है तो 14 जून को श्याम हमसे जो 50,000 रुपए का सामान खरीदा है उसका क्या करेगा, पेमेंट करेगा। इस तरीके का होता है। इसमें टिकट वगैरह लग के, नोटरी वगैरह लग के एक वैलिड डॉक्यूमेंट बनता है। डन। और लिखा किसने, राम ने लिखा, तो राम हो गया इसका ड्रोवर। एक्सेप्ट किसने किया, श्याम ने किया, यानी कि श्याम के इस पे साइन होंगे तो श्याम क्या हो गया, ड्रॉई। और पेमेंट को किसको मिलेगा, वो हो गया पेई। तो राम को ही मिलेगा, तो राम ड्रोवर भी है और पेई भी है, और ड्रॉई कौन हो गया, श्याम हो गया। इस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अब क्योंकि राम को ये रिसीव होगा इसलिए राम को इसको क्या बोलेगा, राम तो इसको अपने अकाउंट्स में बिल्स रिसीवेबल कहेगा और श्याम इसको अपने अकाउंट्स में क्या लिखेगा, बिल्स पेएबल, क्योंकि राम श्याम का क्या है, क्रेडिटर भी तो है। ठीक है। तो आपने ये बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल खूब पढ़ा है। वो बिल्स कौन से होते हैं, वो बिल ऑफ एक्सचेंज ही होते हैं, यानी कि वो डेटर जिनसे हमने साइन करवा रखे हैं उनको हम बिल्स रिसीवेबल कहेंगे। वो क्रेडिटर जिन्होंने हमसे साइन करवा रखे हैं या हमसे बिल रिसीव साइन करवा रखे हैं वो हमारे हो जाएंगे बिल्स पेएबल। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। एक तरीके से ये आपकी जो उधारी है उस उधारी को सुरक्षित करने का काम करता है। अगर वो टाइम पे नहीं करता तो आप न्यायालय में जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। A bill of exchange is a written unconditional order signed by the drawer directing the drawee to pay a certain sum to the payee either on demand or after a specified period। यानी कि विनिमय बिल एक लिखित बिना शर्त का आदेश है जिसमें ड्रोवर ड्रॉई को निर्देश देता है कि वह एक निश्चित राशि पेई को क्या कर दे, मांग पर या निश्चित समय के बाद पेमेंट कर दे। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स, और इसका उपयोग ज़्यादातर व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों में खूब होता है। पार्टीज अभी हमने बताया, एक होता है ड्रोवर, यानी कि जो पेमेंट जो क्रेडिटर है वो इसका ड्रोवर होता है, लेखक होता है। फिर है ड्रॉई, यानी जो डेटर है वो इसका ड्रॉई होगा, और पेई जो कि क्या करेगा, भुगतान का प्राप्त करेगा, यानी भुगतान पाने वाला पेई कहा जाता है। फीचर्स क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज की, इट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकृति आवश्यक है। जैसे राम ने इसको लिखा है और श्याम ने इसको एक्सेप्ट किया है तब जाके ही ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। यदि हाँ राम ने लिखा है लेकिन श्याम ने कोई एक्सेप्ट नहीं किया तो ये लीगल नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम ये कहे, इसमें एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। मे बी टाइम और डिमांड बेस्ड, या तो ये समय पे बेस होगा या फिर ये मांग पे होगा। मांग पे मतलब जब इसको आपको मिलेगा, यानी कि जैसे आप इसको डिमांड करोगे कि पेमेंट दो तब आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो तो होता है डिमांड बेस्ड। और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पेमेंट होगा, वो होगा टाइम बेस्ड। फिर है यूज्ड इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी कि जो उधार के लेन-देन है उसमें इनको यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं डिमांड ड्राफ्ट की, यानी कि डीडी। आपने एक गाना सुना होगा ना, वो एक धमाल चलती है कि इराक से आया ड्राफ्ट जिठानी तने काहीं समझूँ। तो वो ड्राफ्ट क्या है? इसको समझो यहाँ पे। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल जनरली ड्राफ्ट क्या होता है, मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा, उससे आप इसको तुरंत रिलेट करके समझ जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपका परिजन है, वो कहाँ जॉब करते हैं, वो दुबई जॉब करते हैं। वहाँ से वो आप जैसे मान लो कहाँ हो, आप सिक्कर हो। तो सिक्कर वो पेमेंट भेजना चाहता है। अब देखो आज हम जिस टेक्नोलॉजी में हैं तो अब तुरंत अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फंड ट्रांसफ़र करने की बहुत सारे मेथड आ गए हैं। लेकिन हम थोड़ा पीछे जाए 20, 25 या 30 साल पीछे जाए तो किस तरीके से पेमेंट भेजा जाता था, लीगल वे में किस तरीके से भेजा जाता था। अब उसके लिए क्या करेगा, जो दुबई में आपके परिजन हैं वो दुबई में एक बैंक में जाएँगे, ठीक है? उस बैंक में पेमेंट देंगे, दे दिया, और उस बैंक से एक डीडी बनवाएँगे, डिमांड ड्राफ्ट बनवाएँगे, बनवा लिया। इस डिमांड ड्राफ्ट को ये दुबई के आपके व्यक्ति लिफ़ाफ़े में डालेंगे और इस लिफ़ाफ़े को वाया पोस्ट कहाँ भिजवा देंगे, आपके एड्रेस पे सिक्कर आपको भिजवा देंगे। आपके पास आ गई, अब आप सिक्कर में किसी बैंक में जाओगे और उस बैंक में जाकर आप ये डीडी क्या कर दोगे, उनको दे दोगे, और आपका जो पेमेंट है वो या तो आपको कैश काउंटर इसका जैसा होता है या फिर अकाउंट में आपको ये पैसा रिसीव हो जाएगा। यानी कि दुबई से पैसा आपके पास आ गया। ऐसा हम दुबई की जगह आप दूसरा एग्ज़ाम्पल भी रख लो, जैसे आप दुबई की जगह मैं आपके यहाँ पे कह दूँ कि मुंबई कर दो, ये लो, मुंबई से भी पैसा इसी हिसाब से आएगा।
कहीं से हो, यानी कि जब एक बैंक दूसरे बैंक को ऑर्डर करता है कि ये डीडी जिस नाम पे है, उस व्यक्ति को आप क्या कर दो, पेमेंट कर दो। हमारे पास वो पेमेंट आ चुका है, आप इसको क्या कर दो, पेमेंट कर दो। इस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। यानी कि जब इसकी डिमांड की जाए, तब आप इसका क्या कर दो, पेमेंट कर देना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब मैं आप यहाँ पे उन बच्चों को बात कहूँगा कि जैसे आपने कई बार सुना होगा, अगर आप कोई बिज़नेसमैन हो, सॉरी, आपके घर में अगर कोई फैमिली बिज़नेस है और आपने कई बार सुना होगा कि डीडी वगैरह आई है, डीडी से हम पेमेंट लेने जा रहे हैं, बैंक में देनी है डीडी वगैरह। तो जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हो। जैसे आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हो, तो आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पैसे भेजने हैं। तो आजकल तो क्या है, क्यूआर कोड वगैरह से तुरंत आप पेमेंट कर देते हो, ई-मित्र से कर देते हो। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, उस फॉर्म के साथ डीडी जनरेट होती थी और उस डीडी के ज़रिए आप बैंक में जाके पेमेंट करते थे और उस डीडी की एक कॉपी आप फॉर्म के साथ लगाकर यूनिवर्सिटी भेजते थे। तो पैसा ट्रांसफ़र करने का एक तरीके से ये हम क्या कह सकते हैं, ज़रिया कह सकते हैं, या यूँ कहें, ये एक वो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए आपको क्या मिल जाता है, एक पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट आपको मिल जाता है थ्रू बैंक। यानी ये बैंक द्वारा इश्यू किया जाता है और पेमेंट भी किसी दूसरे बैंक द्वारा किया जाता है। समझते हैं इसको क्या होता है। ए डिमांड ड्राफ्ट इज़ ए प्रीपेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट issued by a bank directing another branch or bank to pay a certain sum टू ए स्पेसिफाइड पर्सन। यानी कि डिमांड ड्राफ्ट एक पूर्व भुगतान लिखित प्रक्रिया में है, जिसमें बैंक अपनी किसी अन्य शाखा को निर्देश देता है या किसी अन्य बैंक को निर्देश करता है कि जो निर्दिष्ट व्यक्ति है उसको एक पर्टिकुलर राशि का क्या कर दे, भुगतान कर दे। उसे क्या कहते हैं, डीडी कहते हैं, डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। इसकी जो मेन बात है, सबसे पहले तो ये क्या है, प्रीपेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जिसमें आपको पेमेंट पहले करना होता है। क्योंकि जैसे यहाँ के दुबई वाले जो थे, उन्होंने पहले इस बैंक में क्या दिया है, पेमेंट दिया है, तो इसका मतलब पहले पे करना होता है। उसके बाद पर्टिकुलर व्यक्ति को नाम होता है, उसको वह पेमेंट दूसरे बैंक से दूसरी ब्रांच से मिल जाता है। तो ये पेमेंट प्रीपेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। पार्टीज़ की बात कर लेते हैं, ड्रोवर यानी कि लिखने वाला, तो इसको लिखता कौन है भई? बैंक लिखता है। ड्रॉई यानी कि अनदर ब्रांच और बैंक, यानी कि पेमेंट कौन करेगा? अनदर ब्रांच करेगी, उसको बोलेंगे ड्रॉई। और पेई यानी कि जिसको पेमेंट मिलने वाला है, जिसे दूसरा नाम बेनिफिशियरी भी कहा जाता है, लाभार्थी भी कहा जाता है। तो लिखने वाला वो बैंक जहाँ पे आपने पैसा दिया है, ड्रॉई वो बैंक जो जिसमें आप इस डीडी को क्या करोगे? प्रेज़ेंट करोगे। और पेई जिसके नाम से डीडी बनी है, जिसको पेमेंट मिलने वाला है। तो 3 इसकी पार्टी होती है। फीचर्स की बात कर लेते हैं। पहला फीचर, ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि आपको पेमेंट इसका पहले करना होता है। हाइली सिक्योर, ये बहुत अत्यधिक सुरक्षित है क्योंकि बैंक द्वारा एक पर्टिकुलर वे में पर्टिकुलर प्रोसेस से इश्यू किया जाता है एंड जनरली कैन नॉट बी डिसऑनर्ड ईज़िली, यानी कि अगर हम बात करें तो ये अस्वीकृत होने की संभावना इसमें बहुत कम होती है। चेक वगैरह बाउंस हो जाते हैं, लेकिन डीडी वगैरह जनरली डिसऑनर नहीं होती है। ये इसके फीचर्स है। अब बात करते हैं मेन बात, एक्सेप्टेंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्रक्रिया में लिखित की स्वीकृति। जनरली जो स्वीकृति वाला केस होता है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ही होता है जनरली। क्योंकि चेक में स्वीकृत करने की कोई नीड नहीं होती। आप ड्रॉवर लिखता है, दे देता है, पेमेंट पे करता है। डीडी में भी स्वीकृत करने की नीड नहीं होती। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की बहुत नीड होती है, तो एक्सेप्टेंस उसी में लागू होता है एक तरीके से। एक्सेप्टेंस इज़ द एक्ट ऑफ द ड्रॉई एग्रीइंग टू पे द बिल, यानी कि स्वीकृति वह प्रक्रिया है जिसमें ड्रॉई यानी कि लेखक बिल के भुगतान के लिए सहमति देता है। इट इज़ एसेंशियल इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड इज़ डन बाय साइनिंग ऑन द बिल। ये विनिमय विपत्र में आवश्यक होती है और हस्ताक्षर द्वारा की जाती है। यानी कि वही राम ने श्याम को बिल दिया, श्याम ने उसको स्वीकार किया, तो स्वीकार कैसे करेगा भाई? उसपे साइन करके तो करेगा ना। तो एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज में ज़रूरी है। टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करें तो जनरल एक्सेप्टेंस विदाउट कंडीशंस, यानी कि सामान्य स्वीकृति बिना कंडीशन की, और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस विद कंडीशंस, और मैं सही कहूँ ऐसा वाला नहीं होता, ये पूरा अनकंडीशनल ही होता है। ये इसकी मेन फीचर है, ये अनकंडीशनल होता है। अब बात करें पेमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्रक्रिया में लिखित का भुगतान कैसे होता है। पेमेंट इज द डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी बाय पेइंग द अमाउंट टू द राइटफुल होल्डर, यानी कि भुगतान वह प्रक्रिया है जिसमें सही धारक को राशि देकर दायित्व समाप्त किया जाता है। यानी कि जैसे मान लो चेक था, चेक आप बैंक में लेके गए और वह पैसा क्लियर होके आपके अकाउंट में आ गया, हो गया पेमेंट। यानी कि अच्छा, पेमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले तो आपको चेक को उस बैंक तक पहुँचाना होगा। एक सही ढंग से पर्टिकुलर प्रोसेस से आपको प्रेज़ेंट करना होगा। उसके बाद आपके अकाउंट में उसका पैसा आ जाता है। तो जैसे अकाउंट में पैसा आता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? पेमेंट बोल देते हैं। इट मस्ट बी मेड इन ड्यू कोर्स, यानी कि ये नियमानुसार होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए।
ये इसकी प्रोसेस है, इनकी प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। क्या-क्या कंडीशन है वैलिड पेमेंट के लिए यानी कि वैध भुगतान की शर्तें क्या है? पेमेंट टू राइटफुल होल्डर यानी कि इसका जो सही धारक है उसको भुगतान मिलना चाहिए। इन गुड फेथ यानी कि सद्भावना में होना चाहिए इसका सारा कुछ एंड विदाउट नेग्लिजेंस बिना कोई लापरवाही के होना चाहिए। अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि प्रक्रिया में लिखित का संग्रहण कैसे होगा? Collection means realization of a check or bill by a bank or on behalf of its customer यानी कि संग्रहण का अर्थ हुआ कि बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से चेक या बिल की राशि को क्या करना प्राप्त करना कलेक्ट करना क्योंकि कलेक्ट वाला काम भी तो होता है ना। द बैंक एक्ट्स एज एन एजेंट एंड एंश्योर्स प्रॉपर क्रेडिट यानी कि बैंक एजेंट के रूप में कार्य करता है। जैसे मान लो आप चेक दिया, आपने किस बैंक में दिया? मान लो कोई पर्टिकुलर बैंक में आपने चेक दिया, तो भई जिसने आपको चेक दिया था, उसके अकाउंट से तो पैसा कटेगा और आपके अकाउंट में क्या होगा? सीआर होगा। तो भई जिसके अकाउंट से आ रहा है पैसा, वहाँ से तो पेमेंट होगा। तो बैंक की यहाँ पे लायबिलिटी बनती है कि उस पेमेंट को आपके खाते में क्या करे? क्रेडिट करे। इसे क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि उस पेमेंट को आपके बिहाफ़ पे यानी कि कस्टमर के बिहाफ़ पे बैंक क्या करता है? आपके खाते में सही ढंग से क्रेडिट करता है या यूँ कहें आपके बिहाफ़ पे पैसा रिसीव करता है। ड्यूटीज़ ऑफ कलेक्टिंग बैंक यानी कि संग्रहण में बैंक की क्या ड्यूटी है? पहली बात तो वेरीफ़ाई करे इंस्ट्रूमेंट को यानी कि वह जो इंस्ट्रूमेंट है दैट मीन्स जो चेक आया है एक्स-वाई-ज़ेड बिल ऑफ एक्सचेंज आया है, डीडी आई है, वह वैलिड तो है ना? कहीं फर्जी तो नहीं है ना? प्रेज़ेंट फॉर पेमेंट और ग्राहक उसको भुगतान के लिए प्रस्तुत करता है एंड क्रेडिट कस्टमर अकाउंट और ग्राहक के खाते में पैसा आ जाता है। कंक्लूजन वे में हम कह सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर एसेंशियल टूल्स ऑफ बैंकिंग एंड कॉमर्स यानी कि प्रक्रिया में लिखित बैंकिंग और व्यापार के महत्वपूर्ण साधन हैं। दे फैसिलिटेट सेफ इजी एंड लीगल ट्रांसफर ऑफ मनी एंड क्रेडिट यानी कि ये धन और ऋण के सुरक्षित आसान और कानूनी हस्तांतरण को संभव बनाते हैं। अंडरस्टैंडिंग देयर टाइप्स पार्टीज एंड फंक्शनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल बैंकिंग नॉलेज। इनके प्रकार, इनके पक्ष, इनकी कार्यप्रणाली की समझ व्यावहारिक बैंकिंग ज्ञान के लिए क्या है? ज़रूरी है। अब ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये आपके बिज़नेस लॉ में भी क्या है? पैरेलली चल रहा है, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला पोर्शन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप इसको पढ़ रहे हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे दैट इज़ क्रॉसिंग ऑफ चेक्स, एंडोर्समेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि चेक का क्रॉसिंग करना क्या कहा जाता है? जैसे मैंने अभी आपको कहा ये चेक होता है, इसपे 2 लाइन इस तरीके से पैरेलली 2 लाइन खींचना क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग ऑफ चेक कहा जाता है। क्या होती है क्रॉसिंग और क्यों की जाती है? क्रॉसिंग ऑफ ए चेक मीन्स ड्राइंग 2 पैरेलल लाइन्स अक्रॉस द फेस ऑफ द चेक विद और विदाउट एडिशनल वर्ड्स यानी कि चेक का क्रॉसिंग करने का अर्थ है कि चेक के सामने 2 समांतर रेखाएँ खींचना, जिनके साथ या तो कुछ लिखा जाता है या बिना कुछ लिखे भी वह लाइनें खींच दी जाती हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ क्रॉसिंग इज़ टू एंश्योर दैट द चेक अमाउंट इज़ पेड ओनली थ्रू ए बैंक अकाउंट एंड नॉट इन कैश, देयरबाय इंक्रीजिंग सिक्योरिटी यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह ये सुनिश्चित करना है कि चेक की राशि केवल बैंक खाते के माध्यम से ही भुगतान की जाएगी, जिससे इस चेक की क्या हो जाती है, सुरक्षा बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चेक का नमूना दिखाता हूँ, जैसे ये एक एचडीएफसी बैंक का चेक है। मान लेते हैं यहाँ पे लाइन नहीं है, एक बार हटा दो। तो इसमें अंकित शर्मा का नाम लिखा हुआ है, ठीक है? या और बियरर तो यहाँ पे नाम लिख दिया। अब अंकित शर्मा क्या करेगा? 37,000 रुपए हैं, बैंक में ले जाके देगा। भई इस पे कोई लाइन वाइन नहीं है तो बैंक इसको कैश पे काउंटर पे एज़ ए कैश क्या करेगा? पेमेंट करेगा। लेकिन भई जिसने भी इस चेक को इश्यू किया है, जिसने भी ये चेक दिया है, वह ये चाहेगा कि नहीं इसका पेमेंट कहाँ होना चाहिए? अंकित शर्मा के खाते में ही होना चाहिए। तो वह क्या करेगा? इसके इस कॉर्नर पे 2 लाइन ऐसे खींच देगा। 2 लाइन को खींचना ही क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग ऑफ चेक कहा जाता है। या तो इसमें अकाउंट लिख दिया जाता है या पर्टिकुलर किसी बैंक का नाम लिख दिया जाता है। इस तरीके से इसमें नाम भी लिखा जाता है, नॉट नेगोशिएबल नाम भी लिख दिया जाता है। तो ये क्या है? इनको भी हम समझेंगे। अगर आप बिना कुछ लिखे भी लाइन खींच देते हो तब भी क्रॉसिंग ही कहा जाता है, कुछ लिखना स्पेशल क्रॉसिंग कहा जाएगा। समझते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों ये लाइनें क्यों खींची जाती है किसी चेक पे? टू प्रिवेंट मिसयूज और थेफ्ट ऑफ चेक यानी कि चेक के दुरुपयोग और चोरी को रोकना। जैसे फॉर एग्जांपल ये चेक अंकित से खो गया, ठीक है? और इस पे दोनों लाइन वगैरह नहीं लिखी थी, तो भाई कोई दूसरा अंकित आके इस चेक का पेमेंट ले सकता है, तो यानी इसका मिसयूज हो सकता है। और यदि इधर 2 लाइनें खींच दी, तो उस दूसरे अंकित का अकाउंट होना ज़रूरी है। बहुत थोड़ा-सा ये क्या हो गया, सेफ हो गया, यानी कि इसके मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए ऐसा किया जाता है।
टू एंश्योर पेमेंट थ्रू बैंक अकाउंट, और ये बात एंश्योर करना कि भुगतान बैंक खाते के माध्यम से ही हो, इसलिए 2 अकाउंट 2 लाइन खींच दी जाती है ताकि वह पेमेंट फलाँ के यानी कि जिसके नाम का ये चेक है, उसके अकाउंट में ही क्या होगा, क्लियर होगा। टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड ट्रेसेबिलिटी, और इसकी सुरक्षा और ट्रैकिंग को बढ़ा देता है। जैसे कल को इसको ट्रेस करना चाहिए कस्टमर कि भई मेरा इतने नंबर का चेक है, वो मैंने किसके नाम से दिया था या इसके किसके अकाउंट में गया था। तो ये क्लियर कहाँ हुआ है, किस अकाउंट पे ये क्लियर हुआ है, उस चीज़ को ट्रेस करना या इसकी विरुद्ध और सेफ्टी बढ़ाने में भी इस तरीके की क्रॉसिंग की जाती है। बात करें टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग की, क्रॉसिंग कितनी तरह से की जाती है। पहला आता है जनरल क्रॉसिंग। A check is said to be generally crossed when two parallel lines are drawn across it with or without the word and co or not negotiable, यानी कि जब चेक पर दो समांतर रेखाएं खींची जाती है और उसमें उसे सामान्य क्रॉसिंग कहते हैं, चाहे या तो उसमें एड को नाम लिख दिया जाए या फिर नॉट नेगोशिएबल नाम लिखा हो या नहीं लिखा हुआ हो, उसे जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। यानी कि जैसे जो अभी नमूना मैंने आपको दिखाया जिसमें दो लाइनें खींची हुई है, ये जनरल क्रॉसिंग की ही क्या है, टाइप है। इसमें अकाउंट भी लिख दिया जाता है या इसमें एंड को लिख दिया जाता है, नॉट नेगोशिएबल लिख दिया जाता है। ये तीनों ही जनरल क्रॉसिंग कही जाती है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, पेमेंट कैन ओनली बी मेड थ्रू ए बैंक नॉट इन कैश, यानी इसका मतलब है कि आपको जो पेमेंट मिलेगा वो बैंक अकाउंट के माध्यम से ही मिलेगा, आपको काउंटर पे कैश में पेमेंट नहीं मिलेगा। यानी कैश में पेमेंट को रोकना इसका मेन पर्पज होता है, ये हम कह सकते हैं। फिर आता है स्पेशल क्रॉसिंग यानी कि विशेष क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, इन स्पेशल क्रॉसिंग द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक बैंक इज रिटन बिटवीन दी टू लाइन्स, यानी कि जब विशेष क्रॉसिंग का मतलब होता है इन दो लाइनों के बीच में किसी बैंक विशेष का क्या हो, नाम लिखा हो। जैसे ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें हैं, अगर इस लाइन में लिख दिया जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक, तो भाई अब इस चेक का पेमेंट, यानी कि अगर इसमें एसबीआई लिखा हुआ है इस लाइनों के बीच में, तो अब इस चेक का पेमेंट अंकित शर्मा को अपने एसबीआई बैंक में ही देना होगा, यानी कि एसबीआई बैंक पर ही यह क्लियर होगा। यदि वह इसको बैंक ऑफ बड़ौदा में दे देता है तो वहाँ पर इसका पेमेंट क्लियर नहीं होगा। तो ये इस ट्रांज़ैक्शन को और ज़्यादा सिक्योर कर रहा है कि अंकित शर्मा से पूछ के लिखा होगा, जैसे डेफ़िनिटली कि कौन से बैंक में आपको अकाउंट है, भई एसबीआई में, तो उसने एसबीआई लिख दिया, जो इसका इश्यूअर है उसने। अब ये दूसरे बैंक में क्लियर नहीं होगा, इसको बोलते हैं विशेष क्रॉसिंग या स्पेशल क्रॉसिंग। अब इफ़ेक्ट होता है, पेमेंट कैन बी मेड ओनली थ्रू द स्पेसिफाइड बैंक, यानी कि भुगतान केवल निर्दिष्ट बैंक के माध्यम से ही होगा। ये और भी ज़्यादा इसको सिक्योर कर देता है। अब बात करते हैं एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्रक्रिया में लिखित का एंडोर्समेंट करना। जैसे ए ने बी को दिया और बी इसको आगे देना चाहे, तो बी से आगे जाता है, इसको क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट कहते हैं। तो क्या होता है, एंडोर्समेंट मीन्स साइनिंग द बैक ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप टू अनदर पर्सन, यानी कि एंडोर्समेंट का मतलब हुआ प्रक्रिया में लिखित के पीछे हस्ताक्षर करके उसे दूसरे व्यक्ति को क्या करना, हस्तांतरित करना। यानी कि ए से बी के पास तो ही है, ठीक है, और बी इसको क्या करता है, किसी और को दे देता है, तो ये होता है एंडोर्समेंट। The person who signs is called the endorser and the person to whom it is transferred is called the endorsee, यानी कि हस्ताक्षर करने वाला एंडोर्सर कहा जाता है और जिसे हस्तांतरित किया जाता है उसे एंडोर्सी कहा जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसका प्रस्तुतिकरण कैसे होगा, यानी इसको पेमेंट के लिए कैसे प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन मीन्स शोइंग और सबमिटिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू द ड्रॉई फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट, यानी कि प्रस्तुतिकरण का अर्थ है कि प्रक्रिया में लिखित को ड्रॉई के सामने भुगतान या स्वीकृति के लिए क्या करना, पेश करना। इट इज नेसेसरी टू मेक द इंस्ट्रूमेंटल लीगल एनफोर्सेबल, और यह इस डॉक्यूमेंट की कानूनी वैधता के लिए क्या है, आवश्यक है। यानी कि वही है, राम ने बिल लिखा श्याम के नाम पे, लेकिन इस बिल को श्याम को प्रेजेंट किया ही नहीं एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये लीगल नहीं होगा। इसको बिल को श्याम को प्रेजेंट करना होगा, श्याम इसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो ये क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है प्रेजेंटेशन। वहीं अगर चेक की बात करें तो श्याम ने राम को चेक दिया था, ठीक है। अब इस चेक को राम ने कभी बैंक में प्रेजेंट किया ही नहीं और डायरेक्ट कह रहा है श्याम को कि भाई तूने पेमेंट नहीं किया हमारा, तो श्याम कहेगा भाई साहब आपको चेक दिया था ना, इसको रखने का नहीं था, आपको कहाँ जाना था, बैंक जाना था। तो आप इसको बैंक में क्या करते, पेमेंट के लिए प्रेजेंट करते, यानी कि बैंक में जमा करवाते, ताकि आपका पैसा क्लियर हो जाता। तो इस चेक को बैंक में देना क्या कहा जाएगा, प्रेजेंटेशन कहा जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंटेशन हो गया, और बैंक के मामले में या चेक के मामले में पेमेंट के लिए प्रेजेंटेशन कहा जाता है। रूल्स क्या है प्रॉपर प्रेजेंटेशन के,
मस्ट बी प्रेजेंटेड बाय होल्डर और ऑथोराइज्ड पर्सन, यानी कि जो इसका धारक है या जो अधिकृत व्यक्ति है उसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम, जो भी उचित समय है उसके भीतर ही इसका पेमेंट करना है। जैसे चेक के मामले में हम कहते हैं कि जारी हुआ उसके 3 महीने तक इसका प्रेजेंटेशन हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर ये एक्सपायर हो जाता है। मस्ट बी प्रेजेंटेड एट ए प्रॉपर पैलेस, यानी कि उचित स्थान पे प्रस्तुत करना है, यानी कि चेक को आपको बैंक में देना है, ऐसा नहीं कि आप किसी हॉस्पिटल में ले गए तो वहाँ इसका कोई लेना-देना नहीं होगा। सही रीज़नेबल टाइम के अंदर, सही जगह पे और सही व्यक्ति द्वारा प्रेजेंटेशन होना, इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन कहा जाता है। इम्पोर्टेंस क्या है क्रॉसिंग और एंडोर्समेंट एंड प्रेजेंटेशन के महत्व क्या है? इट एंश्योर्स सेफ एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन, सबसे पहले तो ये लेन-देन को सुरक्षित करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं लेन-देन को। इट फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कि जो एंडोर्समेंट है वो स्वामित्व हस्तांतरण में मदद करता है। इट प्रोवाइड्स लीगल वैलिडिटी एंड प्रोटेक्शन, और ये कानूनी वैधता प्रदान करता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बिना वह लीगल बनता ही नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट कब लीगल बनेगा? जब वह एक्सेप्ट होगा। एंड इट रिड्यूस रिस्क ऑफ फ्रॉड, यानी कि धोखाधड़ी को ये कम करता है, यानी कि उस डॉक्यूमेंट को ये क्या बनाता है? सेफ बनाता है। दैट्स वाई धोखाधड़ी या यूँ कहें जो फ्रॉड है वह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कंक्लूजन वे में हम कह सकते हैं क्रॉसिंग, एंडोर्समेंट एंड प्रेजेंटेशन आर एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि क्रॉस करना, एंडोर्समेंट होना और प्रस्तुतिकरण करना प्रक्रिया में लिखित के महत्वपूर्ण पहलू हैं। दे एंश्योर सेफ्टी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ फाइनल ट्रांजैक्शंस इन बैंकिंग एंड कॉमर्स, यानी कि ये बैंकिंग और व्यापार में सुरक्षित, स्थानांतरणीय और सही तरीके से लेन-देन को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। ये आप कंक्लूजन में कह सकते हो। और इस जो अपन बैंकिंग पढ़ रहे हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखे हैं बीकॉम प्लेलिस्ट में, या सेमेस्टर सेकंड क्लासेज की प्लेलिस्ट जो है आप उसमें जाइए, उसमें आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ जाके नहीं ढूंढ रहे तो आप यूट्यूब पे सीधा जो भी क्लास ढूंढते हो उसके आगे लास्ट में बाई करियर एडुनेस्ट लिख दिया करें, बाई करियर एडुनेस्ट। बस अगर हमने अपलोड कर रखी है तो डेफ़िनेटली यूट्यूब आपको निकाल के दे देगा। और इसके लॉन्ग आंसर भी हमने विद क्वेश्चन, विद आंसर लिखे हुए हैं। तो ये बच्चों की फ़रमाइश पे हमने रिकॉर्ड की थी, ये क्लास अपलोड करी हुई है। यहाँ पे हम जनरली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को और लॉन्ग आंसर के सिर्फ क्वेश्चन रखे थे, और यहाँ पे उन लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन विद आंसर आपको मिलने वाले हैं। और ऑब्वियसली बाइलिंगुअल हमारे रहते हैं, तो आप दोनों क्लासेज को ज़रूर देखिए, यहाँ से आपको खूब हेल्प मिल जाएगी। और साथ ही में आपकी थर्ड यूनिट की क्लास यहाँ से कंटिन्यू रहेंगी। सो कीप स्टडिंग योर विद योर करियर रेडीनेस। आप होप आपने फर्स्ट यूनिट को देखा होगा, सेकंड आपने अब देख ली, और थर्ड यूनिट को आपको कंटिन्यू रखना है, जिसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। एंड सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद योर करियर रेडीनेस। और हमें अदर प्लेटफॉर्म पे आप जरूर फॉलो करें। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और पीडीएफ के लिए आपको ऑलवेज हमारी वेबसाइट विजिट किया करें, जहाँ पर आपको फोल्डर वाइज आपको क्या मिल जाएगी? आपकी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। पर्टिकुलर आपको सेमेस्टर सेकंड के फ़ोल्डर में आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा। हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम देकर आके इधर कमेंट भी किया करें कि किस तरीके से आपकी मदद मिली करियर रेडीनेस से। तो हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू, सी यू।